नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी टीएनसी की जो मोस्टबी एनक्लेक्स जो सीरीज है दोस्तों वो चल रही थी, और उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर क्वेश्चन नंबर 130 तक क्या करेंगे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। मैं आपको देखो स्टार्टिंग में कुछ चीजें दिखाता हूँ कि मैं आपको आज इतनी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। आज हमारी क्लास लगभग इमेज बेस्ड क्लास होगी दोस्तों। आप ये सोचोगे कि हाँ सर सच में ही आज की क्लास के अंदर तो आपने जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल इतनी अच्छी क्वांटिटी में हमें दी है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। कई सारी जो इमेजेस हैं दोस्तों उनके बारे में हम आज क्लास में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो क्लास हम शुरू करते हैं। व्हाट इज ए कॉमन प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट्स द क्लाइंट इन लेबर। ठीक है, कि ऐसे कौन सी कॉमन प्रॉब्लम होती है, ऐसी एक कौन सी कॉमन प्रॉब्लम होती है जो एक क्लाइंट डील करता है, जो क्लाइंट को होती है किसमें, लेबर में। कॉमन प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट्स द क्लाइंट इन लेबर, कब, लेबर में कब, व्हेन एन एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर हैज बीन अप्लाइड टू हर एब्डोमेन। कि जो क्लाइंट है दोस्तों उसको लेबर के अंदर अगर हमने एक्सटर्नल जो फीटल मॉनिटर अगर उसके ऊपर लगा रखा है तो क्लाइंट को उससे क्या प्रॉब्लम होगी। सिंपल सी क्वेश्चन है कि हमने क्या लगा रखा है दोस्तों, एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर लगा रखा है। मैंने आपको समझाया हुआ है, ध्यान करो। एक क्लास में जो बच्चा डेली क्लास लेता है, मैंने अच्छे से आपको कई चीजें बताई थी उस दिन, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और एक मैंने आपको बताया था कार्डियोटोकोग्राफी। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो अलग होता है ना। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन देकर फिर कॉन्ट्रैक्शन एनालाइज करवा के फिर फीटल हार्ट रेट क्या करते हैं, असेस करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, कुछ नहीं होता है। बाहर की साइड हम क्या करते हैं, उसके अप्लाई करते हैं, एक टोकोमीटर अप्लाई करते हैं जिससे हमें कॉन्ट्रैक्शंस का पता चलता है, और एक जो फीटल मॉनिटर है उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अभी और मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। मैंने आपको मेन डिफरेंस क्या बताया था, चलो आप बताओ इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या अप्लाई करोगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करोगे या फिर कार्डियोटोकोग्राफी करोगे। कमेंट करो, कमेंट करके बताओ दोस्तों मुझे कि इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे। क्लाइंट लेबर के अंदर है और आपको दोनों में से एक टेस्ट करना है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना है या कार्डियोटोकोग्राफी करना है। आप कौन सा टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट लेबर के अंदर होता है और कौन सा टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान होता है, बताओ। वीडियो को पॉज करो फिर बताओ। तो दोस्तों नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है ना वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, मतलब कि लेबर में नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ हम एक ही मॉनिटर अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही मॉनिटर लगाते हैं जो फीटल हार्ट रेट को क्या करता है दोस्तों, मॉनिटर करता है। इसमें जो स्ट्रिप आती है, कागज का जो स्ट्रिप आता है दोस्तों, इसके ऊपर भी, उस स्ट्रिप के ऊपर भी सिर्फ एक ही लाइन होती है, और वो लाइन किस चीज को शो करती है, फीटल हार्ट रेट को शो करती है। वो लाइन किस चीज को शो करती है दोस्तों, फीटल जो हार्ट रेट है उसको शो करती है। जैसे ये फीटल हार्ट रेट हो गई। अब आप कहोगे नहीं सर हमने तो पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ऐसे पहले बताया हुआ भी, नहीं सर हमने तो पढ़ा है कि फीटल मूवमेंट भी होते हैं। दोस्तों फीटल मूवमेंट होते हैं, लेकिन उनका इस मशीन से, इस कार्डिया जो फीटल हार्ट जो मॉनिटर है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि भाई मूवमेंट्स जब होते हैं ना उस दौरान होता क्या है, उस दौरान क्या फीटल हार्ट रेट पे कोई फर्क पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि इस मशीन के अंदर एक सिस्टम होता है, बस स्ट्रिप पे यही रहेगा फीटल हार्ट रेट ही। उसमें क्या सिस्टम रहता है कि हम उसको एक बटन दे देते हैं, ठीक है। उस बटन को कहते हैं भाई आपको क्या करना है, उसमें प्रेस करना है, ठीक है। उस बटन को क्या करना है, प्रेस करना है जब आपको क्या हो, फीटल मूवमेंट हो। मैं प्रेगनेंसी के दौरान की बात कर रहा हूँ, लेबर के दौरान की बात नहीं कर रहा। तो उस दौरान क्या होगा, वो मशीन को जैसे ही प्रेस करेगी तो बस उसमें वो दिखा देगा, एरो शो कर देता है। वो फीटल मूवमेंट को असेस नहीं कर रहा है। मैं क्या बताना चाहता हूं दोस्तों कि फीटल मूवमेंट को वो असेस नहीं कर रहा है, फीटल मूवमेंट को तो खुद मदर ही असेस कर रही है। वो जो मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको असेस कर रही है दोस्तों, फीटल हार्ट रेट को असेस कर रही है। और फीटल जो मूवमेंट है उनको किसके द्वारा असेस किया जा रहा है, वो फीटल मूवमेंट मदर खुद असेस करती है, और फिर उस बटन को क्या कर देती है दोस्तों, प्रेस कर देती है। जैसे ही बटन को प्रेस करती है तो बस इस सिस्टम के ऊपर वहां पर क्या आ जाती है, एक एरो लाइन आ जाती है कि भाई यहाँ पर मदर ने क्या किया था, जैसे यहाँ पर किया होगा, यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया होगा, यहाँ पर क्या किया था उसने, एक वो बटन प्रेस किया है, तो इसको आप वो इंडिकेट कर देता है। तो ये इंडिकेट उस चीज को करता है कि भाई फीटल के यहाँ पर मूवमेंट हुए होंगे, लेकिन असेस मशीन के द्वारा न करके मदर के द्वारा किए गए हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के नाम से जानते हैं। चलो इसकी इमेज दिखाता हूँ, आज मैं इमेजेस लेके आया हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे। देखो ये जो मशीन है इसके अंदर ये मॉनिटर लगा हुआ है, ये फीटल हार्ट रेट को असेस कर रहा है। सिर्फ किसको असेस कर रहा है, ओनली एक चीज को असेस कर रहा है, और वो एक चीज क्या है दोस्तों, फीटल हार्ट रेट। मदर का जो हाथ है, उस मदर के हाथ में हमने, मैं एक बार लाइट थोड़ा सा ऑफ कर देता हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिख कम रहा हो, इससे थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा हो विजिबिलिटी। या ये मदर का हाथ है, इस मदर के हाथ में हमने एक
ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया, इससे क्या हो गया दोस्तों, इससे उसको प्रेस कर देगी, बस एक बटन होता है वो उसको प्रेस करना होता है, जिससे वो मशीन क्या कर देती है, शो कर देती है, एरो से क्या कर देती है दोस्तों, शो कर देती है वो, बस और कुछ नहीं होता। तो उससे वो क्या होती है, जो स्ट्रिप जो होती है ना, उस स्ट्रिप के अंदर वो आ जाता है, उस स्ट्रिप के अंदर जो एरो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, शो हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस कॉन्ट्रैक्शंस को माना जाता है, तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हम मूवमेंट के साथ देख रहे हैं, मदर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो गया। एक होती है दोस्तों कार्डियोटोकोग्राफी। मैंने आपको उस दिन अच्छे से समझाया था कि कार्डियोटोकोग्राफी क्या होती है, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर देखते हैं, सारी चीजें। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर हम दो चीजें मॉनिटर करते हैं, उस जो पेपर स्ट्रिप होगा उसके ऊपर भी दो चीजें होंगी। नीचे की साइड क्या होता रहेगा दोस्तों, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा, और ऊपर की तरफ क्या असेस करेगा दोस्तों, वो फीटल हार्ट रेट को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें असेस होती हैं, फीटल हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इसमें दोनों ही वो मशीन करती है। यहां पर जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है उसके अंदर मशीन मूवमेंट को असेस नहीं कर रही है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो कार्डियोटोकोमीटर है या कार्डियोटोकोग्राफी है उसके अंदर दोनों चीजें असेस करती है, फीटल हार्ट रेट भी असेस करती है और कॉन्ट्रैक्शन भी करती है। वहां यहां पर सिर्फ फीटल हार्ट रेट मॉनिटर यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर। अभी आपको मैं इमेज दिखाता हूं तब आपको और समझ में आएगा। यहां पर एक ही चीज लगा हुआ है, दो नहीं लगे हुए हैं, क्या होगा, ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट होगा, हाथ में ये दे रखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा टेस्ट। ऑप्शन में मैं क्वेश्चन दूं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है दोस्तों, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ये। चलो आ जाओ दूसरा, नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये इमेज देखो, इस इमेज के अंदर यहां पर एक सेंसर लगा हुआ है और दूसरा सेंसर दोस्तों यहां पे लगा हुआ है, दो सेंसर लगे हुए हैं। एक जो सेंसर है दोस्तों किसको असेस कर रहा है, वो फीटल हार्ट रेट को असेस कर रहा है। ठीक है, तो ये किसको असेस कर रहा है, फीटल हार्ट रेट को असेस कर रहा है, तो इसे हम फीटल हार्ट रेट सेंसर बोल देंगे, फीटल हार्ट रेट सेंसर बोल देंगे। और इसे हम किस नाम से जान देंगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर सेंसर। इसे हम किस नाम जानेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, लिख देता हूं चलो, कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर सेंसर। अब ये सेंसर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को असेस कर देगा, और ये किसको असेस करेगा दोस्तों, फीटल हार्ट रेट को असेस करेगा। एक दूसरी इमेज भी दे रखी है, यहां पर कार्डियोटोकोग्राफी हो रही है, कार्डियोटोकोमीटर है ये, देखो यहां पर एक ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए है और दूसरा जो लगा हुआ है सेंसर वो किसके लिए है दोस्तों, फीटल हार्ट रेट के लिए। अगर आपको इमेज के अंदर दोनों सेंसर देता है, अगर आपको इमेज में दोनों सेंसर देता है दोस्तों, तो आपको क्या लिख के आना है आंसर में, आपको लिख के आना है कार्डियोटोकोग्राफी। ठीक है, क्या लिख के आना है कि ये प्रोसीजर कौन सा हो रहा है, ये प्रोसीजर कार्डियोटोकोग्राफी हो रहा है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार की इमेज देता है कि मदर के हाथ में कुछ ऐसे दे रखा है इंस्ट्रूमेंट कि जिसको प्रेस कर दिया जाएगा और एक ही सेंसर लगा रखा है, तो आप समझ जाना कि ये किस चीज को शो कर रहा है दोस्तों, नॉन स्ट्रेस टेस्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट को शो कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम कई चीजें देखते हैं, कार्डियोटोकोग्राफी में हम कई सारी चीजें देखते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप व्हील चॉप से याद रख लेना, VEALCHOP से याद रख लेना। V फॉर दोस्तों वेरिएबल डेसिलरेशन होता है, वेरिएबल डेसिलरेशन का मतलब क्या होगा कि एक तरह से मान लो कि कम से कम 20 मिनट के पीरियड में क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल डेसिलरेशन मतलब ये है कि जो हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट है, वो 15 बीट्स पर मिनट क्या हो रही है, नीचे गिर रही है, और 15 सेकंड के लिए कम से कम क्या हो रही है दोस्तों, गिर रही है। यूजुअली वो 30 सेकंड से ज्यादा के लिए गिरती है, ठीक है, वेरिएबल में नहीं, जो अर्ली और लेट डेसिलरेशन में उसमें 30 सेकंड से ज्यादा के लिए गिरती है, और वेरिएबल में लेस देन 30 सेकंड के लिए गिरती है। ठीक है, अर्ली में और लेट में मोर देन 30 सेकंड के लिए होती है। इसलिए इसका जो ग्राफ होता है उसके अंदर ज्यादातर जो फीटल हार्ट रेट वो एकदम से क्या होती है, डिप होती है, क्योंकि बहुत कम टाइम है ना, 30 सेकंड से कम का, 30 सेकंड से ज्यादा का, तो आराम से फीटल हार्ट रेट क्या होती है दोस्तों, डिप होती है। एक तो देखो फीटल हार्ट रेट आराम से कम हो और एकदम से गिरे, तो एकदम से वेरिएबल में गिरती है। और भी अंतर है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी, जो इमेजेस दिखाऊंगा उसमें। एक अंदर ये हो गया कि इसमें क्या करती है, बिल्कुल यू शेप बनता है इसमें। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता है, जो फीटल हार्ट रेट गिरेगी वो ऐसे गिरेगी, धीरे धीरे, किसमें अर्ली में और लेट में, क्योंकि वेरिएबल में थोड़ा सा कैसे गिरती है, इस प्रकार से गिरती है, इस शेप में फीटल हार्ट रेट क्या होती है दोस्तों, गिरती है। कम से कम 15 तो गिरनी चाहिए, और 15 सेकंड के लिए गिरनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल डेसिलरेशन है उसका रीजन क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि कोर्ड कंप्रेशन इसका रीजन होता है। क्या होता है, कोर्ड कंप्रेशन इसका क्या होता है दोस्तों, रीजन होता है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों अर्ली डेसिलरेशन का क्या होता है दोस्तों, हेड कंप्रेशन। क्या होता है, हेड कंप्रेशन होता है, हेड कंप्रेशन। इसके बाद एक्सीलरेशन सेम हो गया, डेसिलरेशन में कम हो रही है, इसमें क्या होती है, बढ़ती है। कम से कम 15 बीट्स पर मिनट बढ़े, 15 सेकंड के लिए बढ़े, और कम से कम 2 बार बढ़ती है 20 मिनट के टाइम पीरियड में, तो वो नॉर्मल कहलाता है। तो ये क्या होगा, ओके, एक्सीलरेशन का होना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों लेट डेसिलरेशन, जो कि सबसे ज्यादा डेंजर है। लेट डेसिलरेशन जो होता है दोस्तों किस चीज को शो करता है? प्लासेंटल इनसफिशियंसी को शो करता है। ये प्लासेंटल इनसफिशियंसी की जो प्लासेंटा है वो सफिशिएंट अमाउंट में बेबी को क्या नहीं दे पा रहा है? ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। इसे हम किस नाम से जानेंगे? प्लासेंटल इनसफिशियंसी के नाम से जानेंगे। इस ट्रिक को जरूर याद रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि वेरिएबल डेसिलेशन का क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है। अब जैसे कि दोस्तों नोट सेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो आगे बढ़ता जा रहा है, अच्छे लेवल पे ज्यादा जा रहा है। आपको इमेज देंगे और इमेज से डायरेक्टली पूछेंगे किस इमेज को देख के बताओ इसमें कौन सी टाइप का क्या हो रहा है, डेसिलेशन हो रहा है। तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। चलो मैं आपको समझाता हूं आज। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, मैं फिर भी आपको एक बार ये फिर से बताऊंगा। ये मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तक के लिए इतना है, अगले क्वेश्चन में मैं आपको वो समझा दूंगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, उसमें वापस आते हैं हम कि व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम, ये कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, आप इसमें क्या देख रहे हो? इन इमेजेस के अंदर क्या देख रहे हो आप? चाहे नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो, चाहे इसमें यहाँ पर कार्डियोटोकोग्राफी हो, दोनों के अंदर आप क्या चीज देख रहे हो कि मदर है ना बैठी हुई है और उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं दोस्तों? उसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। चाहे फीटल हार्ट रेट सेंसर लगा हुआ हो अकेला, नॉन स्ट्रेस टेस्ट में यहाँ पर दोनों जो सेंसर है वो लगे हुए होंगे। कॉन्ट्रैक्शन का सेंसर लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर सेंसर और फीटल हार्ट रेट सेंसर। अब वो दोनों वो क्या किए हुए हैं? उनके बांधे हुए हैं। सेंसर क्या हुआ है दोस्तों? बांधा हुआ है। अब आप एक बताओ, आप आराम से बैठे हो, मैं आपको कहूंगा आपको क्या दिक्कत हो सकती है इस दौरान कि आपके इसको देखो अंदर तो है नहीं, इन्वेजिव नहीं है प्रोसीजर, को अंदर नीडल इंसर्ट की हुई है नहीं, बाहर बांधे हुए हैं, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम होगी? तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर आपने मेरे ये बांध दिया ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कहो सांस लो, हाँ सांस लेने में क्या दिक्कत? यहाँ थोड़ी बांध रखा है, आराम से सांस लूंगा मैं, कोई दिक्कत। सांस लेने में दिक्कत है, मैं पूछूंगा नहीं मुझे क्या दिक्कत, मैं तो आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण क्या फीटल हार्ट रेट गिरेगी? क्यों गिरेगी भाई? तो बाहर लगा हुआ है, कोई अंदर तो लगा हुआ नहीं कि कोई भी एबनॉर्मलिटी कोज करेगा, नहीं ये भी एबनॉर्मलिटी नहीं। तो आप सोचो कि क्या कर सकता है। जैसे किसी आदमी को रस्सी से बांध देते हैं तो क्या नहीं कर सकता दोस्तों? आप रस्सी से किसी आदमी को पेट पे बांध दो, क्या नहीं कर सकता? वो भाई चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, एम्बुलेशन नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है वो इसके कारण ये आएगी कि भाई मदर जो बैठ गई ना तो वो क्या नहीं कर पाएगी उस टाइम के लिए, चाहे वो 20 मिनट का ही टाइम पीरियड हो, ठीक है। अगर नॉर्मल आता है तो 20 मिनट है और अगर एबनॉर्मल आता है तो फिर हम 40 मिनट के लिए करते हैं। तो उस 40 मिनट के पीरियड में मदर क्या नहीं कर सकती दोस्तों? मूव नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसके कारण। ये टेस्ट इतना सेफ है कि कोई भी प्रॉब्लम कोज नहीं करता और ये भी कोई ऐसा बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है कि भाई आपको चलना ही जरूरी है उस दौरान। लेकिन कोई आपसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम बता सकते हो आप एक, तो आप क्या बताओगे? वो मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ बना दी जाती है, तब हमें क्वेश्चन क्या लगने लग जाता है? टफ लगने लग जाता है। देखो क्या हो सकता है? इन एबिलिटी टू टेक सिडेटिव्स, कि वो जो सिडेटिव जो ड्रग है, ज्यादातर सिडेटिव जो ड्रग्स वो दी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी इसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? आपको कोई अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा डाला हो कि आपको जो सिडेटिव्स है वो नहीं ले सकते हो, कोई ड्रग्स ये हो गई हो ये नहीं ले सकते हो, उसके कारण कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि हर चीज बाहर है। जैसे मान लो कि आप सिंपल से एग्जांपल मान लो कि मैं आपको ये कहूं कि आपको बीपी कप बांध दूं तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई? बीपी कप में आपको बांध दूं कार्डियक मॉनिटर से सीधा तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो आपका सांस लेने में दिक्कत होगी या आपको और कोई प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? सिर्फ आप ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, बस वही होती है। तो सिडेटिव लेने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरफेरेंस विद ब्रीथिंग टेक्निक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो ये करने के बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन ज्यादा करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे भाई? ये क्या कोई ऐसी कोई एब्नॉर्मलिटी थोड़ी कोच कर रहा है जिसके कारण करने पड़ेंगे? तो तीनों ही बहुत ही बेकार ऑप्शन है। हम आराम से इन ऑप्शन का पता लगा सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्या है दोस्तों क्लियर है, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इंट्रूजन ऑन मूवमेंट्स। कि मूवमेंट्स के अंदर क्या हो जाती है? पाबंदी लग जाती है, अतिक्रमण हो जाता है, रुक जाता है, कम हो जाते हैं हमारे मूवमेंट्स। हम क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों? ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंट्रूजन ऑन मूवमेंट, कि आप जो मूवमेंट्स है उनके ऊपर क्या हो जाता है दोस्तों? कमी हो जाती है, रुक जाते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पर फीटल मूवमेंट की बात नहीं है, फीटल मूवमेंट ले लो इसको, तो ये सिंपल मदर के जो मूवमेंट है, इसको अलग लैंग्वेज में अंदर ये ऑप्शन नहीं है तो और भी बन सकता है। मदर एम्बुलेट नहीं कर सकती, मदर वॉक नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या बन गया दोस्तों? रैशनल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट। अब हम इसको लिख लेते हैं। मैं आपको दोनों में लिखाऊंगा ये। इसमें तो सिर्फ इन्होंने कोई नॉन स्ट्रेस टेस्ट नहीं लिखा, सीधा लिखा है एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको दोनों लिखाऊंगा। लिखो देखो, जब किसी पेशेंट को, जब किसी मदर को, पेशेंट नहीं लिखेंगे, जब किसी मदर को, मदर का नॉन स्ट्रेस टेस्ट तथा
कार्डियोटोकोग्राफी की जाती है, टोकोग्राफी की जाती है, तो एकमात्र दिक्कत, एकमात्र प्रॉब्लम उसे ऐसे कैसे लिखो, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे, इंट्रूजन ऑन मूवमेंट में होती है, मतलब चलने में दिक्कत होती है, चल नहीं सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती है वो, इंट्रूजन ऑन मूवमेंट। उसको ये भी बोल देते हैं कई बार कि भाई आप ज्यादा हिलो मत, क्योंकि अगर आप ज्यादा हिलोगे ना तो वो हो सकता है उसको कॉन्ट्रैक्शन में रिसीव कर ले, या फिटल हार्ट रेट भी क्या हो सकता है थोड़ी वैसे अल्टर नहीं होगी, लेकिन सेंसर्स हैं, सेंसर किसको लेते हैं, मूवमेंट को लेते हैं, तो उसकी मदद कहेंगे थोड़ा सा आप क्या करो, रेस्ट करो, क्योंकि आप मूवमेंट करोगे तो ये फीटल हार्ट रेट का जो सेंसर है वो सही तरह से उसको क्या नहीं कर पाएगा, एग्जैक्टली सेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए जो मदर है दोस्तों वो क्या नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है, ज्यादा क्या नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती है, और एम्बुलेशन नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, एम्बुलेशन नहीं कर सकती है। तो दोनों चीजें याद रखना, एम्बुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है और मूवमेंट में भी क्या आती है दोस्तों, प्रॉब्लम आती है, उसे मूवमेंट और एम्बुलेशन में दिक्कत होती है, बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर अब आपको इसको और समझाऊंगा, अभी मैं वापस से लेके आऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों वो है एक क्लाइंट्स मेम्ब्रेन रैप्चर। देखो एक क्लाइंट है आपके सामने, उसके जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो चुकी है दोस्तों, रैप्चर हो चुकी है, ठीक है। जो बेबी जिस एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन चारों तरफ कवर्ड रहता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, और उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, बेबी होता है। और वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या हो गई है दोस्तों, रैप्चर हो गई है। वो क्या हो गई है, रैप्चर हो गई है। व्हाइल आवर लेबर इज बीइंग ऑगमेंटेड विद एन ऑक्सीटोसिन, हम उसके लेबर की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ऑगमेंटेशन का मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों, नॉर्मल नहीं करवा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं उसको, ऑक्सीटोसिन देकर क्या कर रहे हैं दोस्तों, उस ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन करके हम उस लेबर को क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऑगमेंट कर रहे हैं। उस दौरान क्लाइंट की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। ए नर्स ऑब्जर्व, एक नर्स क्या करती है दोस्तों, ऑब्जर्व करती है। किस चीज को ऑब्जर्व करती है, ये देखो, नर्स ऑब्जर्व करती है दोस्तों किसको, वेरिएबल डेसिलरेशन को। किसको ऑब्जर्व करती है, वेरिएबल डेसिलरेशन को ऑब्जर्व करती है। किसमें, इन द फीटल हार्ट रेट। भाई फीटल हार्ट रेट के अंदर ही होगी वेरिएबल डेसिलरेशन, किसके द्वारा, फीटल मॉनिटर स्ट्रिप, ठीक है। दो स्ट्रिप होंगी, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रिप होगी और एक फीटल मॉनिटर स्ट्रिप होगी। क्योंकि मदर लेबर के अंदर है, तो लेबर के अंदर है तो हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, कार्डियोटोकोग्राफी कर रहे हैं। और कार्डियोटोकोग्राफी में कितनी स्ट्रिप होती है, दो होती हैं, एक फीटल हार्ट रेट की होती है और एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की होती है। तो जो फीटल मॉनिटर जो स्ट्रिप है दोस्तों, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने वाली जो स्ट्रिप है, उसमें हमें क्या दिखाई दिया, वेरिएबल डेसिलरेशन दिखाई दिया। तो द व्हाट एग्जैक्ट शुड द नर्स टेक नेक्स्ट, तो नर्स जो है दोस्तों वो नेक्स्ट क्या लेगी, कौन सा एक्शन लेगी। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको वेरिएबल डेसिलरेशन आ गया तो दोबारा से समझाता हूं। मैंने आपको बता रहा था यहाँ पे कि डेसिलरेशन के अंदर क्या होगी, फीटल हार्ट रेट कम से कम मिनिमम 15 गिरती है, ठीक है, और कम से कम 15 सेकंड के लिए क्या होती है, गिरती है। लेकिन यूजुअली क्या देखा जाता है दोस्तों कि वेरिएबल के अंदर 30 सेकंड से कम टाइम पीरियड के लिए गिरती है, और जबकि इनके अंदर लेट में और अर्ली में ये कितना ड्यूरेशन लेता है, 30 सेकंड से ज्यादा का ड्यूरेशन लेता है। इसी कारण जो इनके अंदर जो शेप बनती है वो यू वाली बनती है डेसिलरेशन के अंदर, और वेरिएबल के अंदर कैसी बनती है दोस्तों, वी बनती है। अब मैं आपको अच्छे से और समझाता हूं, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, हो सकता है कि इमेज के कारण आपको समझ में नहीं आया हो। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अर्ली डेसिलरेशन जो होता है ना, मैं सारे समझाता हूं आपको। पहला हम लेते हैं अर्ली डेसिलरेशन। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाता हूं दोस्तों, अर्ली डेसिलरेशन समझाता हूं। अर्ली डेसिलरेशन, नाम अर्ली है लेकिन ध्यान रखना अर्ली डेसिलेशन में क्या होगा, डेसिलेशन हमेशा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो सकता है ना, ये रीजन होता है कि भाई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब आते हैं उस दौरान क्या होती है, फीटल हार्ट रेट गिरती है। अर्ली डेसिलेशन में क्या होता है, सुनो, बहुत सिंपल तरीका से, ऐसे आपको स्ट्रिप दे दे आपको पूछे कि भाई इसके अंदर क्या है, तो आप क्या क्या देखोगे उसके अंदर, अर्ली में क्या देखोगे, लेट में क्या देखोगे और वेरिएबल में क्या देखोगे। देखो मैं आपको यही सिखा देता हूं कि क्या तरीका होता है इसका। अर्ली में क्या होता है दोस्तों, ये वाले जो स्ट्रिप में नीचे वाला जो पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसको दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है। और ऊपर वाली जो स्ट्रिप दिखा रही है दोस्तों, ये किसको दिखा रही है, फीटल हार्ट रेट को दिखा रही है। ये किसको दिखा रही है, फीटल हार्ट रेट को दिखा रही है। अर्ली डेसिलरेशन में क्या होगा, अर्ली डेसिलरेशन के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है दोस्तों, स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया यहाँ पर जाकर ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। इसके बाद अगला शुरू हो गया, फिर इसके बाद ये खत्म हो गया, फिर अगला शुरू हो गया। इस प्रकार से क्या चल रहा है दोस्तों, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है।
ऊपर क्या चल रहा है, फीटल हार्ट रेट चल रही है। अब फीटल हार्ट रेट का पैटर्न देखो आप, जैसे ही यूट्राइन जो कॉन्ट्रेक्शन है दोस्तों वो आना स्टार्ट हुए हैं, वैसे वैसे ही देखो, ये लाइन खींच के देख लो, यहां से लाइन खींच के देखो कि वैसे वैसे ही फीटल जो हार्ट रेट है दोस्तों वो क्या होना शुरू हो गई है, गिरना शुरू हो गई है। देखो फीटल हार्ट रेट गिरना शुरू हो गई है। जैसे ये नॉर्मल आया, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है उस दौरान ये वापस नॉर्मल आ गई, लेकिन जैसे ही अगला कॉन्ट्रेक्शन आया दोस्तों, अगला कॉन्ट्रेक्शन आते ही ये देखो अगला कॉन्ट्रेक्शन आया, वापस से फीटल जो हार्ट रेट है दोस्तों वो क्या हो गई है, गिरना स्टार्ट हो गई है। देखो फीटल हार्ट रेट यहाँ पर डिप हो गई है, और कौन सी शेप में आ रही है, यू में आ रही है, ठीक है। फिर वापस से नॉर्मल हो गई, तो यहां भी नॉर्मल हो गई है। इसके बाद नया कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ, वापस से लाइन खींच लो, लाइन खींच के देखो यहां पर भी क्या हुआ दोस्तों, फीटल हार्ट रेट गिरना स्टार्ट हो गई है, डेसिलेशन हो गया। आप इसको नाप कर भी देख सकते हो भाई कितना हो रहा है ये, ठीक है। तो वहां पर नंबर लिखे हुए रहते हैं फीटल हार्ट रेट सारे में कितनी है, ऐसे लिखा हो रहेगा 120 है, 130, 140 ऐसे। तो आप देख सकते हो कि कम से कम कितना गिरना चाहिए, 15, कम से कम मिनिमम 15 बीट्स तो गिरनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर भी देखो, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ, ये पहले नॉर्मल आ गई, जैसे स्टार्ट हुआ वापस से क्या हो गई दोस्तों, गिर गई। तो आपने क्या चीज देखा, अर्ली डेसिलेशन में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर कॉन्ट्रेक्शन आएगा ना उससे पहले क्या हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट गिर जाएगी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो भी बिल्कुल गलत कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। आपको सही पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पढ़ो, सही मैं ही पढ़ाता हूँ सही, मैं ये नहीं कह रहा, कभी कहूंगा भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां से भी पढ़ो सही तरीके से पढ़ो, गलत कंसेप्ट अपने दिमाग में मत डालो। कंसेप्ट अर्ली डेसिलेशन में ध्यान रखना, ये सिंक्रोनाइज्ड होता है किसके साथ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ। जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होंगे मदर के अंदर, वैसे वैसे ही दोस्तों फीटल हार्ट रेट क्या होगी, गिरना, डेसिलेशन करना होती है स्टार्ट। और अगर ऐसी कंडीशन बन रही है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, अर्ली डेसिलेशन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, अर्ली डेसिलेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये है दोस्तों लेट डेसिलेशन। दिस इज लेट डेसिलेशन। अब लेट डेसिलेशन को देखो, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ोगे ना, आप कहोगे सर मैं मोस भी पढ़ रहा हूँ और कुछ पढ़ ही नहीं रहा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर है ना सिर्फ मोस भी पढ़ा रहे हैं। मैं, आप मानो नहीं मानो कि मैं आपको है ना वो सारा कंटेंट दे रहा हूँ जो हम ऐप के अंदर पैसों में देते हैं। आपको हर चीज वो पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ाता मैं। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, ऐसा थोड़ी होता है कभी भी बस 4 ऑप्शन हुए बता दिया खत्म। नहीं, मैं आपको हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा मेरे साथ बने रहा करो। ऐसे मत सोचा करो कि सिर्फ मोस भी पढ़ रहा है, पूरी ओबीजी पढ़ रहे हो। ये सोचा करो कि मैं ओबीजी सब्जेक्ट है वो ही पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेट डेसिलेशन जो है ना दोस्तों वो ठीक है। लेट डेसिलेशन में क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसका पीक आएगा, मतलब कि वो जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया एक उसका पीक आएगा, और पीक लेवल के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, गिरना स्टार्ट होगा। तो लेट का मतलब बाद में ही होगा, यहां पर ठीक है। तो जैसे यहां पर दोस्तों यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हुए, ठीक है। यहाँ नॉर्मल आ गए, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ रिलैक्सेशन हुआ, या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, ये रिलैक्सेशन है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये पैटर्न है। लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे लाइन खींचोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि पीक के बाद में ही, या आप इसको सिंपल कंसेप्ट में बनाओ तो आप ये भी बना सकते हो कि भाई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही आ लेगा ना उसके बाद क्या होता है, फीटल हार्ट रेट गिरना स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा थोड़ा सा डिटेल लेवल में जाते हो तो क्या होता है कि पीक के बाद होगा। अब इसका पीक कहाँ है, इसका पीक ये है। जैसे इसका पीक आ लेगा ना उसके बाद में दोस्तों देखो यहां तक ये पीक आया, यहां पर कोई फीटल हार्ट रेट गिरी है, नहीं गिरी, यहां पर नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, फीटल हार्ट रेट गिरना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में भी क्या हुआ, नेक्स्ट के अंदर यहां पर क्या आया दोस्तों, पीक आया, पीक के बाद में फीटल हार्ट रेट गिरना क्या हुई दोस्तों, स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में भी यही होगा सेम। देखो यहां पर आया, नहीं हुआ, यहां पर गिरना स्टार्ट हो गया। अगर ये 2-3 पैटर्न भी मिलते हैं ना तो भी माना जाएगा। बीच में अगर 1-2 पैटर्न नहीं मिले, मतलब यहां पर मान लो आपको नहीं मिल रहा लेकिन यहां पर फिर वापस से मिल गया, तो भी ये लेट डेसिलेशन माना जाएगा। ऐसे मत कहना कि सर एक पे मतलब सॉरी यहाँ पे भी असेस करूंगा, इस कॉन्ट्रैक्शन पे भी असेस करूंगा, इस पे भी करूंगा, इस पे भी करूंगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको 2 से ज्यादा भी मिल रहे हैं तो वो माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये इसका पीक आया, यहाँ नहीं गिरी, लेकिन जैसे पीक खत्म होने लगा, पीक खत्म होने के बाद में ये क्या हो गया दोस्तों, गिर गई। यहां पर देखो ये इसका पीक आया, यहां नहीं गिरी, लेकिन पीक खत्म हुआ, उसके बाद में क्या होगी दोस्तों, गिरना उसके बाद होगा। पीक के बाद भी हो सकता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के खत्म होने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेट डेसिलेशन का मतलब ये होगा कि जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल आएगा उसके बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो फीटल हार्ट रेट है वो क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेट डेसिलेशन में ऐसे होता है। तो आप इमेज देके समझ जाना, एक लाइन खींच लेना कि भाई उसके बाद गिर रही है या नहीं गिर रही है, उसके साथ गिर रही है अर्ली होगी,
पीक के बाद में गिर रही है, लेट होगी, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब गिर रही है, तो वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मीनिंग ये होता है वेरी करना, मतलब डिफरेंट, सबसे अलग, कि भाई पता नहीं कब गिर रही है कब नहीं गिर रही है। ठीक है दोस्तों, इस पैटर्न में कहाँ क्या है कुछ पता नहीं है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यहाँ गिर गई है, फिर यहाँ गिर गई है, फिर यहाँ गिर गई है। तो अगर दोस्तों ऐसे पता नहीं चले कि क्या है कैसे गिर रही है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, वेरिएबल। इस स्ट्रिप के अंदर ज्यादातर वी शेप नहीं बनी हुई, ज्यादातर आपको वेरिएबल डिसेंट्रेशन के अंदर दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ में कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ पर फिटल हेड गिरेगी तो ज्यादातर वी शेप में गिरती है, ऐसा माना जाता है वेरिएबल का। कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। वेरिएबल का अगर आपको समझना है तो आप ये समझोगे वेरिएबल में कि भाई कहीं भी गिर सकती है, यहाँ गिर गई दोबारा से यहाँ गिरने लग गई, फिर यहाँ गिर गई, कॉन्ट्रैक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, शुरू में साथ में बाद में कोई रिलेशन नहीं है, कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, और ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि किस शेप में गिरती है दोस्तों, वी में गिरती है। वी का मतलब क्या हुआ कि भाई फिटल हार्ट रेट तो आराम से कम हो, धीरे धीरे कम हो रही हो, और वी का मतलब दोस्तों एकदम से फिटल हार्ट रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसे बोलते हैं वी। तो ये वेरिएबल डेसिलरेशन होता है। ये क्या होता है आपका वेरिएबल डेसिलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपको ये जो मैंने बताया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हील चॉप याद रख लेना, पूछेगा वो वेरिएबल डेसिलरेशन किसके कारण होता है, अर्ली डेसिलेशन किसके कारण होता है, एसिलरेशन क्या होता है, ये भी पूछ सकता है, भी क्वेश्चन भी आएगा, और लेट डेसिलेशन किसके कारण होता है। अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था दोस्तों, वेरिएबल डेसिलेशन दे रखा था, और वेरिएबल डेसिलेशन का मीनिंग क्या है, कोड कंप्रेशन है। क्या है दोस्तों, कोड कंप्रेशन। वेरिएबल डेसिलेशन का मीनिंग क्या है, कोड कंप्रेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि कोड कंप्रेशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, मतलब कि जो अम्बिलिकल कोड है दोस्तों वो एकदम से क्या हो गई, कंप्रेस हो गई होगी, और कंप्रेस होने के कारण क्या हुआ होगा, फिटल जो हार्ट रेट है वो क्या हुई होगी दोस्तों, ड्रॉप हुई होगी या डेसिलरेशन हुआ होगा। ठीक है, जो कि कौन से टाइप का होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है ना, कब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है कब कंप्रेशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखो पोजीशन क्या है दोस्तों, इसके अंदर हम जो पोजीशन देते हैं वो देते हैं हेड लो पोजीशन। अब कई बच्चे, मुझे पता है कईयों के दिमाग में क्वेश्चन शुरू हो गया होगा, और वो तो अभी मैं बता देता हूँ, वो कमेंट भी डाल देंगे कि सर ये आपने क्या लिखा है, तो गलत लिखा है। हमने तो पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं या फिर नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, पढ़ा होगा आपने दोस्तों, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने पढ़ा क्या है। वो कोड कंप्रेशन नहीं पढ़ा आपने, वो पढ़ा है कोड प्रोलैप्स। अभी उसके बारे में भी आज हम अच्छी डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो आपने क्या पढ़ा था, कोड प्रोलैप्स पढ़ा था। कोड प्रोलैप्स और कोड कंप्रेशन में बहुत डिफरेंस होता है, काफी डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारा अंतर होता है दोस्तों। कोड जो कंप्रेशन है ना वो एक शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और कोड कंप्रेशन मतलब ये नहीं है कि कोड बाहर आ गई, कोड अंदर होकर भी क्या हो सकती है दोस्तों, कंप्रेस हो सकती है, फिटल के हेड से भी कंप्रेस हो सकती है, फिटल प्रेजेंटिंग पार्ट से भी कंप्रेस हो सकती है, कोड प्रोलैप्स के कारण भी कोड कंप्रेस हो सकती है, कोड प्रोलैप्स के कारण भी क्या हो सकती है, कोड कंप्रेशन हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोड कंप्रेशन का कारण क्या हो, कोड प्रोलैप्स हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोड कंप्रेशन का कारण क्या हो, कोड प्रोलैप्स हो। कोड प्रोलैप्स का मतलब क्या हो गया कि प्रोलैप्स हो चुका है, कोड क्या हो चुका है दोस्तों, बाहर आ चुका है, प्रोलैप्स हो चुका है। ठीक है, और अच्छा डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा कोड प्रोलैप्स, अभी सिर्फ इतना समझो, कोड का बाहर निकलना कोड प्रोलैप्स हो गया है। कोड कंप्रेशन थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, कि लेबर को एक बार फिटल हेड हुआ, कंप्रेस कर दिया, फिटल हेड रेट गिर गई, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि कोड क्या हो चुकी है, कंप्रेस ही हो चुकी है। इसलिए ध्यान रखना, देयर इज सो मेनी डिफरेंसेज इन बिटवीन कोड कंप्रेशन एंड कोड प्रोलैप्स। अगर कोड कंप्रेशन देता है तो हेड लो पोजीशन देंगे हम, कौन सी देंगे, हेड लो पोजीशन। अगर एग्जाम क्वेश्चन में कोड प्रोलैप्स आता है, जब हम कौन सी पोजीशन देंगे दोस्तों, पहली ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे, ऑप्शन में नहीं है तो क्या देंगे, नी चेस्ट पोजीशन देंगे, और वो भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। चलो बात करेंगे इसके बाद दोस्तों दूसरा। अब यहां पर चेक करेंगे, मैंने आपको बताया कि कोड कंप्रेशन बिना कोड प्रोलैप्स के भी हो सकता है, और कोड प्रोलैप्स के कारण तो कोड कंप्रेशन होता ही है। हम कोड प्रोलैप्स पढ़ेंगे तो उसमें मेन चीज क्या पढ़ेंगे, कोड क्या होता है, कंप्रेशन होता है। इसलिए हम दोस्तों इसके अंदर क्या चेक करेंगे, जैसे ही पेशेंट का हमने पहले पोजीशन दे दी, हमने देखा कि भाई जो पेशेंट है दोस्तों, इसके अंदर क्या देखने को मिला, वेरिएबल डेसिलेशन देखने को मिला। पहला काम क्या किया हमने, हेड लो पोजीशन दे दी, लेकिन उसके बाद हमें ये पता लगाना पड़ेगा कहीं ये परमानेंट नहीं हो, कहीं ये कोड प्रोलैप्स के कारण कोड क्या नहीं हो रही है दोस्तों, कंप्रेस नहीं हुई हो। ये कैसे पता लगाएंगे भाई हम देखेंगे कहीं कोड बाहर तो नहीं निकल गई, तो हम किसको चेक करेंगे, कोड प्रोलैप्स को चेक करेंगे। अब ये मत कहना कि सर कई बार बाहर नहीं भी निकलती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, जब हम ओक्यूल्ट और ओवर्ट कोड प्रोलैप्स के टाइप पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि बाहर निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इतना समझो कि हम क्या चेक करेंगे, कोड प्रोलैप्स चेक करेंगे, कहीं कोड कंप्रेशन का कारण क्या न हो, कोड प्रोलैप्स ना हो।
इसके बाद इसमें क्या प्रोसीजर किया जाता है, मान लो क्वेश्चन पूछ ले भाई किसी पेशेंट के अंदर हो गया, किसी पेशेंट के अंदर कोल्ड कंप्रेशन हो रहा है, वेरिएबल डेसिलेशन आ रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर करोगे, तो एमनियो इन्फ्यूजन किया जाता है। क्या किया जाता है, एमनियो इन्फ्यूजन। मतलब कि एमनियो इन्फ्यूजन मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्लूइड डालते हैं, एमनियोटिक जो कैविटी है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या डालते हैं, फ्लूइड डालते हैं। ऐसा मानना जाता है कि उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी क्या हो गई होगी, कमी हो गई होगी, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वो हेड क्या कर रहा है दोस्तों, कंप्रेस कर रहा है, इसलिए उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर हम क्या डालते हैं, फ्लूइड डालते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एमनियो इन्फ्यूजन के नाम से जानते हैं, इसे हम एमनियो इन्फ्यूजन। अगर मान लो हेड कंप्रेशन हमने एमनियो इन्फ्यूजन भी कर लिया, परसिस्टेंट रूप से बना हुआ है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीएस करना ही पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ वापस, बहुत हो गई डिटेल, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस लौट के। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट से मेम्ब्रेन्स रैप्चर व्हाइल लेबर इज बीइंग ऑगमेंटेड विद एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देने के कारण मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई थी। नर्स ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया दोस्तों, कि वेरिएबल डेसिलेशन हो रहा है फीटल हार्ट रेट के अंदर, फीटल मॉनिटर स्ट्रिप के अंदर। तो क्या एक्शन लोगे, तो क्या एक्शन लोगे दोस्तों, देखो चेंज द क्लाइंट पोजीशन। अब इसके अंदर पोजीशन दी नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि पहला काम क्या करोगे, आप क्लाइंट की पोजीशन चेक करोगे। क्लाइंट की क्या करोगे दोस्तों, पोजीशन चेक करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड दे टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर। दोस्तों बीपी का और वेरिएबल डेसिलरेशन का, मदर की बीपी का और वेरिएबल डेसिलरेशन का, हम मदर का तो बीपी चेक करेंगे, बेबी का थोड़ी करेंगे, तो इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द वेरिएबल डेसिलरेशन एंड मैटरनल बीपी, मदर की बीपी में और इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इसका बीपी गिरने से वेरिएबल डेसिलेशन आने लग गया। तो यहां पर ब्लड प्रेशर चेक करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, स्टॉप द क्लाइंट्स ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। स्टॉप द क्लाइंट्स ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, कि भाई क्लाइंट का जो ऑक्सीटोसिन जो इन्फ्यूजन है ना दोस्तों, वो बंद कर दो, वो हम बाद में करेंगे। पहले हमारे को क्या जानना है दोस्तों, उसका रीजन जानना है। क्लाइंट की पोजीशन को चेंज करेंगे हम ये देखेंगे कि कहीं कोड प्रोलैप्स तो नहीं है, और फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको बंद कर सकते हैं अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को। लेकिन वैसे हमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को हम डायरेक्टली प्रायोरिटी बेस नहीं लेंगे इसको हम। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एन इमीडिएट बर्थ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो क्लाइंट की वेरिएबल डेसिलेशन हो गया उसके कारण आपको अभी के अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें रीजन जानना पड़ेगा कि कहीं कोड प्रोलैप्स के कारण तो ये नहीं है। उसी कंडीशन के अंदर हम देखेंगे, फिर हमें अगर लगेगा कि ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इमीडिएट बर्थ के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, आपका गलत ऑप्शन हो गया। तो चलो अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन की लिखावट पे, और हम इसको लिख देते हैं। क्या लिखना है हमें, सिंपल सा ये समझो कि वेरिएबल डेसिलरेशन में क्लाइंट की पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए। चेंज करने से होगा क्या दोस्तों, ये भी बताओ। चलो भाई, अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे ना, पोजीशन चेंज करने से ये होगा कि भाई वो हेड मान लो कंप्रेस कर रहा है, जब मदर खुद की पोजीशन चेंज करती है तो बेबी जो है वहां से हट जाता है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड को वैसे कंप्रेस कर रहा होगा, अगर बिना प्रोलैप्स के होगी तो हट जाएगा, तो वहां से कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्लाइंट की पोजीशन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, चेंज कर देनी चाहिए। ठीक है, बस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे सामने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, एक क्लाइंट्स मेम्ब्रेन्स स्पॉन्टेनियसली अपने आप रैप्चर होती है ड्यूरिंग एक्टिव लेबर। ठीक है, एक्टिव लेबर के दौरान एक क्लाइंट है, उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है दोस्तों, अपने आप क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। द नर्स इंस्पेक्ट्स द पेरिनियम, जो नर्स है वो पेरिनियम को क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है, और ये पाती है क्या, दैट द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉट विजिबल, कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है दोस्तों वो विजिबल नहीं है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। ठीक है, कभी भी जो मेम्ब्रेन है अगर वो दोस्तों रैप्चर हो जाए, अगर कभी भी मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए ना दोस्तों, पहला काम आप क्या करोगे, हमेशा आप चेक करोगे कि कहीं कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हो गया है। क्या हो गया है, कहीं कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हो गया है। क्यों,
क्योंकि कोड प्रोलैप्स अगर हो गया तो कोड कंप्रेशन हो सकता है, और कोड कंप्रेशन के कारण क्या हो सकती है, फीटल हार्ट रेट गिर सकती है। तो हम वेजाइनल इंट्रोइटस के अंदर क्या चेक करेंगे कि कहीं कोड बाहर की तरफ क्या नहीं कर रहा है दोस्तों, प्रोलैप्स तो नहीं कर रहा है। तो दूसरा काम हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें दिखाई दिया तो सिंपल पता लग जाएगा, लेकिन इस ऐसे टाइप का भी कोड प्रोलैप्स होता है जो हमें दिखाई नहीं दे, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे, ठीक है। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको किस नाम जानेंगे वो भी बताऊंगा। दूसरा काम क्या करेंगे दोस्तों, हम फीटल जो हार्ट रेट है उसको क्या करेंगे, असेस करेंगे। पहला काम हम चेक करेंगे कोड प्रोलैप्स को, और दूसरा काम क्या करेंगे दोस्तों, फीटल हार्ट रेट को। इसको अपने रजिस्टर के मेन पेज के ऊपर लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको। एनक्लेस में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कभी आंसर कोड प्रोलैप्स दे देगा, कभी फीटल हार्ट रेट दे देगा, फिर फीटल हार्ट रेट दे देगा, आपको यार यहाँ तो कोड प्रोलैप्स नहीं आया। मैं आपको हर क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको हर में यही सीक्वेंस दिखाऊंगा कि यही आएगा सीक्वेंस। हम खुद ही क्या ले लेते हैं, उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। कैसे, अब आ जाओ कोड प्रोलैप्स की बात करते हैं दोस्तों। कोड प्रोलैप्स का मतलब क्या है कि जो कोड जो है दोस्तों वो क्या हो गया है, बाहर निकल गया है इंटरनल ओएस से। इंटरनल ओएस से आगे की तरफ कोड का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, कोड प्रोलैप्स कहलाता है, ठीक है। इंटरनल ओएस से बाहर की तरफ निकलना क्या कहलाता है, कोड प्रोलैप्स कहलाता है, कि कोड बाहर आ गया है इंटरनल ओएस से, ठीक है। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है दोस्तों ओवर्ट होता है, और एक कौन सा होता है दोस्तों, ओक्यूल्ट होता है। ओवर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो फीटस है ना, फीटस है उससे आगे की तरफ, ये फीटस है मान लो, ये फीटस का हेड है, ये फीटस है और ये फीटस का हेड है। तो ओवर्ट मतलब आगे की तरफ आना। तो इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी ना दोस्तों, ये फीटस से भी कहां जाती है, आगे की तरफ आ जाती है। फीटस से भी कहां जाती है दोस्तों, आगे की तरफ आ जाती है। प्लासेंटा ऐसे मान लो, तो आगे की तरफ आ गई दोस्तों, तो वो क्या होगी, बाहर की तरफ आ गई। हमेशा ओवर्ट कोड प्रोलैप्स के अंदर जो कोड है वो बाहर आ जाती है, वेजाइनस क्या जाती है, बाहर आ जाती है। क्यों, क्योंकि ये फीटस का जो प्रेजेंटिंग जो पार्ट है ना दोस्तों, उससे भी क्या आ गई है, आगे आ गई है। तो ये बाहर की तरफ भी दिखाई देने लग जाती है, बाहर की तरफ भी दिखाई देने लग जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ओवर्ट कोड प्रोलैप्स के नाम से जानते हैं। अभी इमेज दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा ओक्यूल्ट कोड प्रोलैप्स। ओक्यूल्ट कोड प्रोलैप्स में क्या होगा दोस्तों, कि जो कोड जो होती है ना, वो फीटल हेड से अहेड नहीं होती है, क्या तो उसके पीछे रहेगी या फिर उसके अलोंग साइड, मतलब बेबी के साथ में रहेगी। वो यहां पर जैसे बेबी है तो उसके साथ में क्या रहेगी दोस्तों, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो इस प्रकार से रहेगी। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम ओक्यूल्ट कोड प्रोलैप्स के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, ओक्यूल्ट कोड प्रोलैप्स के नाम से जानते हैं। चलो आपको इमेज दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। यहां पे देखो दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, अगर आपको दिख रहा हो तो एक बार मैं लाइट भी बंद करता हूं, अगर थोड़ा सा दिखे तो। ये देखो, एक ये है और एक जो कंडीशन है दोस्तों वो ये है, ठीक है। ये दोनों तो चलो सेम ही है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कि फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है ना वो यहाँ है, फीटस का हेड यहाँ है, तो ये प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, ये यहाँ पे है। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड इससे क्या आ गई है दोस्तों, आगे आ गई है। अम्बिलिकल कॉर्ड इससे क्या आ गई है दोस्तों, आगे आ गई, तो ये ओवर्ट हो गया है ये, ठीक है। और ओक्यूल्ट कौन सा है, ये है, ये इसके साथ साथ है, ये इसके क्या है दोस्तों, साथ साथ है। अगर उसके साथ साथ हो, अलोंग विद हो, देखो यहाँ बाहर आ रही है, यहाँ बाहर नहीं आ रही है, अगर इसके साथ साथ है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ओक्यूल्ट कोड प्रोलैप्स के नाम से जानेंगे। ये इसके साथ है, ये इससे आगे आ गई है, अगर इससे आगे आ गई है तो ये फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ओवर्ट कोड प्रोलैप्स हो जाएगा। तो ओवर्ट का मतलब बाहर आना, तो वो क्या हो जाती है दोस्तों, बाहर आ जाती है। किससे बाहर आ जाती है, वेजाइना से भी बाहर आ जाती है, ठीक है। वेजाइना से बाहर भी आ जाती है, वेजाइनल इंट्रोइटस में हमें दिखाई देती है, लेकिन कवर्ड जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये ध्यान रखना, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अगर आपको मान लो इमेज दे दे, ये सेम ही है, इसमें बाहर ही आ रही है ये, ठीक है, ये हमें ओवर्ट है, ये दिखाई दे रही है, लेकिन बस इसमें क्या बदल गया है दोस्तों, प्रेजेंटेशन क्या हो गया, इसके अंदर ब्रीच हो गया, प्रेजेंटेशन ब्रीच हो गया। वैसे कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं हुआ है, ठीक है, वैसे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर कोड, एक कोड प्रेजेंटेशन होता है और एक कोड प्रोलैप्स होता है, इनके अंदर कोई डिफरेंस होता है क्या। तो प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या देखते हैं दोस्तों, कि लोअर पार्ट जो है यूट्रस का, उसके अंदर, ठीक है, या इंगेजमेंट कौन से पार्ट का हुआ है, लोअर पार्ट के अंदर, जो यूट्रस का लोअर पार्ट है उसके अंदर कौन सा पार्ट क्या हुआ है दोस्तों, इंगेज हुआ है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन और कोड प्रोलैप्स में एक सिंपल सा अंतर रखना, कि इंटरनल ओएस से ऊपर की तरफ रहेगा कौन, अगर कोड है, अगर इंटरनल ओएस से दोस्तों ऊपर की तरफ रहे तो वो क्या कहलाएगा, कोड प्रेजेंटेशन कहलाएगा। प्रेजेंटेशन समझो, अभी कंफ्यूज मत हो अपने आप को। सोचो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है भाई, वर्टेक्स पार्ट पहले दिखाई दे रहा है, ठीक है, वर्टेक्स पार्ट है जो लोअर पोलो पेल्विस में आ गया है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर कौन आ गया है, अम्बिलिकल कॉर्ड आ गया है, लेकिन इंटरनल ओएस से बाहर थोड़ी आता है,
कोई प्रेजेंटेशन वैसे तो थोड़ी है कि बाहर ही आ गया एंगेजमेंट में, तो वो आता तो है लेकिन इंटरनल ओवैस से बाहर नहीं निकलता। बस एक सिंपल लाइन याद रख लेना कि प्रेजेंटेशन के अंदर जो इंटरनल जो ओवैस है दोस्तों उससे बाहर नहीं निकलता है, जबकि प्रोलैप्स के अंदर इंटरनल ओवैस से क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, इंटरनल ओवैस से आगे आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोलैप्स कहलाता है। प्रेजेंटेशन में इंटरनल ओवैस को क्रॉस नहीं करता है। ज्यादातर ये भी देखने को मिलता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर मेम्ब्रेन्स क्या रहती हैं दोस्तों, इंटैक्ट रहती हैं, बनी रहती हैं, रैप्चर नहीं होती हैं, जबकि कोड प्रोलैप्स के अंदर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। चलो कोड प्रोलैप्स और कोड प्रेजेंटेशन के अंदर क्यों खराब है, क्यों बुरा है, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कोड प्रोलैप्स के अंदर क्या होगा दोस्तों कि जो कोड है वो बाहर आएगी, ठीक है, कोड अहेड होगी, अहेड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, आगे होगी अहेड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, या फिर बाहर आएगी। जब बाहर आ जाती है ना कोड दोस्तों, तो उस कोड के अंदर क्या हो जाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर वो नहीं आई तो उसको कोड प्रेजेंटेशन लिख रखा है मैंने यहाँ पे, मैं ओवर्ट उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको समझा देता हूँ, ये ओवर्ट है और यहाँ पे ओक्यूल्ट है, ओक्यूल्ट है, ओक्यूल्ट कोड प्रोलैप्स, दोनों को समझा रहा हूँ कि बुरा क्यों है, कोड प्रोलैप्स बुरा क्यों है। तो ओवर्ट कोड प्रोलैप्स में क्या हो रहा है कि कोड जो है दोस्तों वो दिखाई दे रहा है, सिंपल ऐसे मान लो कि वैजाइना से बाहर दिखाई देने लग जाता है ओवर्ट के अंदर, और इसके अंदर जो ओक्यूल्ट है उसके अंदर दिखाई नहीं देता है। अब बाहर आ गया कोई भी ऐसा ऑर्गन दोस्तों जो बाहर आ गया, जो कि बॉडी के अंदर का है, हम पढ़ते हैं एविसेशन के अंदर, तो वो चीज क्या करती है, वो एब्नॉर्मल होती है। तो वैसे ही ये चीज क्या कोज कर देती है दोस्तों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज कर देती है। जबकि ओक्यूल्ट के अंदर सीधा क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, जैसे बॉडी पार्ट के द्वारा, बेबी के कोई भी बॉडी पार्ट के द्वारा या हेड के द्वारा क्या हो जाता है दोस्तों, कोड क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, कोड क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। अब यहां पर दोस्तों कोड क्या होगी, कंप्रेस होगी, और यहां पर अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, दोनों ही रीजन के कारण ये बताओ कि जो ब्लड सप्लाई हो पा रही थी, जो ऑक्सीजन प्लासेंटा से जा रही थी, क्या वो उतनी ऑक्सीजन जा पाएगी? क्यों? एक तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है और उधर की साइड कोड पूरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो कोड कंप्रेस होगी तो वेसल्स भी क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। कंप्रेस होंगी तो जो ब्लड बेबी के पास जा रहा था या फिर बेबी वहां से प्लासेंटा तक पहुंचा रहा था, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी दोस्तों, गिर जाएगी। ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई भी लिख सकते हो आप, ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, गिर जाएगी। और ये क्या कोज करवाएगा, फीटल डिस्ट्रेस कोज करवा देगा। इसलिए फीटल डिस्ट्रेस होता है, इसलिए ये बुरा है। वैसे कोई बुरा नहीं है, ये कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना बुरा होने का, ऐसे थोड़ी बाहर निकल गई तो बुरा है। तो बाहर निकलने के कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वो बुरा है, ठीक है। चलो अब एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। ज्यादातर कोड जो प्रोलैप्स होता है उसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई उसका रीजन क्या माना जाता है। ज्यादातर ये माना जाता है दोस्तों कि फ्लोटिंग हेड या फिर नॉन इंगेजमेंट। नॉन इंगेजमेंट कि बेबी जो होता है ना दोस्तों, उसका हेड क्या नहीं होता, इंगेज नहीं होता है। हम पढ़ते हैं ना इंगेजमेंट, इंगेजमेंट में क्या होता है, फीटल हेड जो पेल्विक बोन के अंदर क्या होता है, धस जाता है, ठीक है, एक जगह क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, फिर वापस ऊपर की तरफ नहीं जाता, क्या कहलाता है, इंगेजमेंट कहलाता है। अगर फीटल हेड इंगेज हो गया दोस्तों तो और पार्ट क्या नीचे नहीं आएगा। लेकिन सोचो कि हेड क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है यूट्रस में। सोचो एक मिनट के लिए, ये सोचो कि ये जैसे ये मान लो यूट्रस है, अब हेड यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, अभी इंगेज नहीं हुआ है, एक जगह फिक्स नहीं हुआ है बेबी का हेड, अब फिक्स नहीं हुआ। और मेम्ब्रेन क्या होगी दोस्तों, अब यहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड आराम से थी। चलो एक बार दूसरी इमेज से समझाता हूं अच्छी से। ठीक है, ये एमनियोन लेयर है, ऐसे मान लो आप, ये एमनियोन लेयर है, और यहां पर ये बेबी है, ये बेबी का हेड है, ये बेबी है दोस्तों, और यहां पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो आराम से है, मस्त तरीके से है, ठीक है। ये इससे प्लासेंटा से जुड़ी हुई है, ये प्लासेंटा से जुड़ी है, ये पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड है, ऐसे मान लो, काफी लंबी सारी होती है, हमने इसके बारे में अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है। अब एक बात सोचो कि मान लो इंगेजमेंट हो गया तो ये इससे नीचे आने में क्या होगी, इसको प्रॉब्लम होगी। अगर बेबी का हेड या इंगेज हो जाता तो कोड क्या नहीं आती, बाहर नहीं आती। लेकिन मान लो इंगेजमेंट नहीं हुआ, फिटस का हेड अभी हवा में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग हेड है, और मेम्ब्रेन को आप क्या कर दो, रैप्चर कर दो। रैप्चर करते ही ये बड़ी सारी रस्सी है, रस्सी क्या होगी दोस्तों, ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेगी। तो नीचे गिरेगी तो हेड तो फिक्स होगा नहीं, और ये जो कोड है दोस्तों, ये कोड है, ये जो कोड है अम्बिलिकल कोड है, ये कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये अम्बिलिकल कोड कहाँ आ जाएगी दोस्तों, बाहर आ जाएगी। ये अम्बिलिकल कोड कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसके कारण क्या होता है, कोड प्रोलैप्स देखने को मिलता है। तो नॉन इंगेजमेंट के कारण, नॉन इंगेजमेंट के कारण मेनली क्या देखने को मिलता है दोस्तों, नॉन इंगेजमेंट लिखा हुआ आएगा या फिर क्या लिखा हुआ आएगा, फ्लोटिंग हेड लिखा हुआ आएगा। नॉन इंगेजमेंट
भाई इंगेज हो गया तो जगह ही नहीं बचेगी। अगर मान लो इंगेजमेंट हो गया, हेड वहां पर फिक्स है, तो उसमें से जगह ही नहीं मिलेगी किसको, अम्बिलिकल कॉर्ड को निकलने की। लेकिन अगर मान लो इंगेजमेंट नहीं हुआ, आराम से ऊपर रस्सी थी, बिल्कुल नीचे गिरेगी तो कॉर्ड बाहर आएगी, तो कॉर्ड प्रोलेप्सी कहलाएगा वो। तो नॉन इंगेजमेंट इसका क्या होता है दोस्तों, रीजन होता है। अगर ये नहीं आया ऑप्शन में, तो फिर क्या आएगा, फ्लोटिंग हेड, कि हेड तैर रहा है भाई, हेड इंगेज नहीं हुआ है, फ्लोटिंग हेड भी आ सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन है दोस्तों जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है आपको, कॉर्ड प्रोलेप्स। तो भाई ट्रांसवर्स लाई है, क्योंकि उसके कारण, ट्रांसवर्स लाई के कारण क्या होता है कि जो इंट्रोइटस है वो बिल्कुल पास पड़ जाता है, मे भी इस प्रकार से रहता है। अब उसके दो कारण हैं, ट्रांसवर्स लाई रहेगी तो नॉन एंगेजमेंट तो रहेगा, और नॉन एंगेजमेंट रहेगा, हेड तो नीचे आ नहीं रहा ट्रांसवर्स लाई के कारण, तो कौन आ जाता है, कॉर्ड आ जाती है। ठीक है, और कॉर्ड बिल्कुल पास भी रहती है, तो ग्रेविटी के कारण भी कॉर्ड प्रोलेप्स होता है। तो ट्रांसवर्स लाई के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन विच कॉर्ड प्रोलेप्स अकर। लेकिन क्वेश्चन ये आए ही नहीं, क्वेश्चन ये आ जाए दोस्तों कि क्वेश्चन ये आ जाए कि मोस्ट कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन इन विच कॉर्ड प्रोलेप्स अकर, अब बताओ, अब ब्रीच दे दिया यहां पे उसने, अब ट्रांसवर्स तो लिख नहीं सकते, क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दूसरे नंबर का, ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आंसर होगा फुटलिंग। क्या होगा दोस्तों, फुटलिंग ब्रिज। क्या होगा, फुटलिंग ब्रिज। फुटलिंग जो ब्रिज होता है दोस्तों, वो मोस्ट कॉमन ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, कॉर्ड प्रोलेप्स होता है। और सेकंड मोस्ट कॉमन सबके अंदर, कोई भी प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन है दोस्तों, कोई भी प्रेजेंटेशन है, सेकंड कौन सा होता है वैसे, फुटलिंग। क्यों, फर्स्ट कौन सा है, ट्रांसवर्ज। फर्स्ट कौन सा है, ट्रांसवर्ज। इसके बाद थर्ड पे आता है नी। थर्ड पे कौन आता है दोस्तों, नी ब्रिज आता है, नी ब्रिज। और सिफेलिक के अंदर मोस्ट कॉमन वर्टेक्स होता है। सिर्फ सिफेलिक ही दे दे तो उसमें क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स में ही होता है। ठीक है, अगर सिफेलिक दे दे तो सिफेलिक में क्या आएगा, वर्टेक्स, जो कि नॉर्मल होता है ना वैसे तो। चलो ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेरे ज़्यादा हो जाएगा, और किसी क्लास में कभी फिर और डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, और किसी क्लास में मैं आपको और समझा दूंगा। इसके और कई सारे रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो, आप पढ़ोगे, जैसे पॉलीहाइड्रोएमनियोज है, उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, प्री टर्म लेबर होता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो गया, प्री टर्म लेबर हो गया, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मल्टीपारिटी हो गया, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये थोड़े से आप याद रख लेना, अगर याद रख पाओ तो। ठीक है, तो इसको M2P2 के नाम से आप याद रख सकते हो कि 2 M के हैं, 2 क्या हैं, P के हैं। कौन कौन से हैं, बैक करके देख लो वीडियो को। एक क्लाइंट से मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली रैप्चर ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, द नर्स इंस्पेक्ट पेरिनियम, नर्स ने चेक किया और ये डिटरमाइन किया कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या नहीं है दोस्तों, विजिबल नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। पहला नर्सिंग एक्शन क्या हुआ इसमें, आप खुद ही देखो क्या कर रही है वो। जैसे ही मेम्ब्रेन रैप्चर हुई, उसने चेक किया है पेरिनियम को या वेजनल इंट्रोइटस को, और उसने ये देखा कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या नहीं है दोस्तों, विजिबल नहीं है। तो दूसरी एक्शन क्या परफॉर्म करेगी वो, तो दूसरा एक्शन मैंने आपको क्या लिखा रखा है, फीटल हार्ट रेट। किसको असेस करेगी वो, फीटल हार्ट रेट को क्या करेगी दोस्तों, असेस करेगी। तो दूसरा जो एक्शन होगा वो फीटल हार्ट रेट होगा। हमेशा याद रखना, पहला अम्बिलिकल कॉर्ड, पहला हमेशा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा होगा फीटल हार्ट रेट। इसके बाद इसमें क्या कह रखा है कि भाई आप नेक्स्ट क्या करोगे, टाइम द कॉन्ट्रैक्शंस। भाई कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा इस समय ये जरूरी है कि अगर ओक्यूल्ट हुआ तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो उसका पता कैसे चलेगा हमें, उसका हमें पता फीटल हार्ट रेट से चलेगा। उसका पता किससे चलेगा, फीटल हार्ट रेट से चलेगा। कैसे दोस्तों, कैसे पता चलेगा फीटल हार्ट रेट से, क्योंकि हम जानते हैं कि फीटल हार्ट रेट में अगर वेरिएबल डेसेलरेशन आया तो ये किस चीज को शो करेगा, कोड कंप्रेशन को शो करेगा। तो इसका मतलब कोड क्या हुई है, कंप्रेस हुई है। इसलिए फीटल हार्ट रेट को असेस करना क्या है, जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट ए प्रायोरिटी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। और वैसे भी शायद इसमें ये नहीं दे रखा कि कौन सी स्टेज में, एक्टिव लेबर दे रखा है वहां पे ना। इसके बाद कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। पहले हम ये काम करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे। अगर एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। हमने देखा कि वेरिएबल डेसिलरेशन आ गया, फिर आपको जरूरी है किसको कॉल करना,
जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको कॉल करना क्या है दोस्तों जरूरी है। इसके बाद ऑब्टेन द मैटरनल वाइटल साइन। तो मैटरनल जो वाइटल साइन है वो भी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो हम किसको देंगे, फीटल हार्ट रेट को देंगे। किसको देंगे, फीटल हार्ट रेट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, असेस करते हैं मैटरनल वाइटल साइन असेस करते हैं, बट मेन प्रायोरिटी किसको देंगे, फीटल हार्ट रेट को देते हैं। तो लिखो, एक सेंटेंस लिखाऊंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के बाद, रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के बाद, रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के बाद निम्न प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेम्ब्रेन के बाद निम्न प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, निम्न प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट लिखो, असेस द वेजाइनल इंट्रोइटस, वेजाइनल इंट्रोइटस फॉर कोर्ड प्रोलैप्स, फॉर कोर्ड, हिंदी में लिखाऊं क्या, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहो लिख लो। मैंने सोचा कि ये सेंटेंस थोड़ा सा ऐसा है कि भाई वेजाइनल इंट्रोइटस को कोर्ड प्रोलैप्स के लिए चेक करना चाहिए, वेजाइनल इंट्रोइटस को कोर्ड प्रोलैप्स के लिए चेक करना चाहिए। और दूसरा क्या असेस करोगे दोस्तों, फीटल हार्ट रेट को असेस करेंगे, फीटल हार्ट रेट को असेस करेंगे, फीटल हार्ट रेट को असेस करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा आगे, आप ही करोगे उसको, मैं नहीं करूंगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ओक्यूल्ट और कवर में क्या क्या अंतर है, ओक्यूल्ट के अंदर फीटल हेड से नीचे नहीं आएगा, साथ रहेगा, ठीक है। और ओवर्ट के अंदर क्या रहेगा दोस्तों, ओवर्ट के अंदर वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा और बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और कोड प्रोलैप्स और कोड प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, तो एक सेंटेंस में क्या बताओगे कि वो जो इंटरनल जो ओएस है प्रेजेंटेशन में ऊपर रहती है, ठीक है, जो अम्बिलिकल कोड है, और जो प्रोलैप्स उसमें इंटरनल ओएस से कहां रहती है, नीचे रहती है। बस ये अंतर याद रख लेना, एक एक लाइन बता दी है मैंने आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इतना बड़ा कभी भी सेंटेंस दिखे ना तो डरना नहीं, जो मेन चीज है उसको टारगेट करो। द मेम्ब्रेन्स ऑफ ए क्लाइंट हु इज एट 39 वीक जेस्टेशन, मतलब पहली चीज हमें ये समझ में आया कि वो टर्म पीरियड पे है, और ये समझ में आया कि मेम्ब्रेन्स क्या हो चुकी है, अपने आप रैप्चर्ड हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, अपने आप रैप्चर्ड हो चुकी हैं। एग्जामिनेशन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिवेल्ड, जब हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिवेल किया तो ये पाया कि सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डायलेट, मतलब कि लगभग आप ये मान सकते हो कि वो किसमें, लेटेंट फेज के अंदर है, ठीक है। वैसे पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो रहा है तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव फेज कहलाता है लगभग, लेकिन 4 सेंटीमीटर है। लेकिन सर्विक्स भी क्या है दोस्तों, 75% इफास्ट है। अब ये मत पूछना कि इफास्टमेंट क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से इफास्टमेंट के बारे में समझाया हुआ है कि इफास्टमेंट का मतलब क्या होता है, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स के जो मसल्स फाइबर हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस के मसल फाइबर से मिल जाते हैं, जिससे यूट्रस क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला, सर्विक्स जो ऊपर की तरफ चला जाता है और पतला हो जाता है। इसे हम किस नाम जानते हैं, सर्वाइकल इफास्टमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फीटल जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल है, 136 बीट्स पर मिनट है। 110 से लेकर अगर 160 है तो क्या है दोस्तों, नॉर्मल है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सी एंड हर पार्टनर आर एडमिटेड, यहाँ हमारी हॉस्पिटल नहीं है जो फीमेल को एडमिट किया है, उसके पार्टनर को भी एडमिट कर दिया ताकि वो उसकी क्या करे दोस्तों, केयर करे। टू द बर्थिंग यूनिट, जहां पर जन्म होगा लेबर रूम के अंदर, ऐसे मान लो। व्हाट शुड द नर्स डू अपॉन द अराइवल, कि नर्स को क्या करना चाहिए जब वो लोग वहां पे आए। अब आप कहोगे कि सर सबसे पहला काम, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था और उस क्वेश्चन के अंदर ये था आंसर कि कभी भी कोई भी पेशेंट है उसका एडमिशन हो तो मैं फीटल हार्ट रेट को क्या करूंगी, असेस करूंगी, और इसका आंसर मैं फीटल हार्ट रेट को असेसमेंट दूंगी अगर होता तो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे ही रखा है, प्लेस द क्लाइंट इन बेड एंड अटैच द एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर। तो दोस्तों ये आंसर गलत है यहाँ पे। आप कहोगे सर क्यों, आप खुद ही लॉजिक बनाते हो और आप खुद ही गलत कर देते हो। तो दोस्तों क्योंकि ये सब काम है ना, उस क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज मॉनिटर नहीं हुई थी, यहाँ पर हर चीज मॉनिटर हो चुकी है। यहाँ पर दे रखा है कि फीटल हार्ट रेट क्या है दोस्तों, 136 है, तो अभी फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने का कोई फायदा नहीं है। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है वो, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर अगर वो है दोस्तों तो आप लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो 30 मिनट में, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो 15 मिनट में, ठीक है। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो 15 मिनट में, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो 5 मिनट में। यही बताया था ना, यही बताया था ना। तो अब हमने एक बार असेस कर लिया, तो ऐसे तो है नहीं कि अब जब हम दोबारा से असेस कर देंगे। हाँ अटैच जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे, लगभग हमको असेस आधे घंटे बाद कर रहे हैं, तो 30 मिनट हमारे पास हैं, तो अभी आते ही आपको जो एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर है उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आप कहीं भी ढूंढो नहीं मिलेंगी आपको दोस्तों। आप मोस्टली के जो रैशनल है उनको भी पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है ये।
लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये चीजें हो चुकी हैं, इसका फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर लिया हमने। अच्छा तो है नहीं कि वैसे ही असेस कर लिया होगा, ये जो एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर लगाया होगा तभी तो असेस होगा ना। तो वो चीज अगर असेस हो चुकी है तो वो अब हमारी प्रायोरिटी से हट जाएगी। नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होता अगर सिंपल क्वेश्चन होता और यहाँ पर फीटल हार्ट रेट नहीं दी हुई होती तो हम क्या करते कि भाई हमें फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना हमारी क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन भी क्या हो चुकी है, रैप्चर्ड हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हैव द क्लाइंट अनड्रेस व्हाइल टेकिंग हर हिस्ट्री फ्रॉम हर पार्टनर। लाइन ही गलत लिखी हुई है, सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है कि हिस्ट्री जो है ना दोस्तों किससे लो, उसके पार्टनर से लो। हमेशा जो हिस्ट्री है वो क्लाइंट से लेनी चाहिए जब तक कि वो हिस्ट्री देने के लायक है। ऐसे नहीं है कि बेहोश पड़ा है और आप उसके मुक्के मार रहे हैं और खड़े होकर बताओ कौन सी हिस्ट्री है तुम्हारी, तुम कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो, तो वो चीजें बिल्कुल गलत है। जब तक क्लाइंट खुद हिस्ट्री देने लायक है तो उसके पार्टनर्स हिस्ट्री क्यों लेंगे। तो यहाँ पर इसने कह रहा है कि पार्टनर्स हिस्ट्री लो, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों गलत है। सही जो हिस्ट्री है वो खुद क्या दे सकता है, क्लाइंट दे सकता है, क्योंकि उसे ही पता है हर चीज का कि कॉन्ट्रैक्शन कब हुए हैं, कब होते हैं, कितनी देर में हो रहे हैं। उसका पार्टनर को थोड़ी बताएगा कि कब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, आस्क द कपल टू वेट इन द एग्जामिन रूम व्हाइल नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये कह रहा है कि कपल को कहो कि वेट करो आप एग्जामिन रूम में और हेल्थ केयर। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना पड़े, मॉनिटर करना पड़े। और वैसे भी कोई भी पेशेंट अगर एडमिट होता है, लेबर रूम में आता है, तो उससे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि उसी के कारण ही तो एडमिट होता है, हम तो एडमिट करते नहीं है। तो एडमिशन जो प्रोटोकॉल है वो किसके पास होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास ही होता है। और यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई जो इस चीज को शो कर रही हो कि उस पेशेंट को क्या करना जरूरी है दोस्तों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वापस से नोटिफाई करना जरूरी है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो तीन ही गलत हो गए, तो चौथा जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द ऑप्शन इज हैव द क्लाइंट क्या लिख दिया, इंट्रोड्यूस द स्टाफ नर्सेज टू द कपल एंड ट्राई टू मेक देम फील वेलकम। मतलब जैसे ही वो आए तो भाई आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करवाना है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं नोट सेट क्लियर करके आया हुआ हूँ, नोट सेट क्लियर करके आई हुई हूँ, और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, और आपको मैं ये मेरे साथ ये स्टाफ है, ये हम आपको असिस्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि उस पेशेंट को थोड़ी देर में क्या होने वाला है, मतलब उसको अभी भी क्या हो रहा है दोस्तों, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, और उनको स्ट्रेस और एंजाइटी कपल को भी है, दोनों को, ये पार्टनर को भी एंजाइटी हो रही है। तो इसलिए दोस्तों उसकी एंजाइटी क्या होगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। इस चीज से क्या हो जाएगी, एंजाइटी कम हो जाएगी, अगर उनके बीच में अच्छा क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन होता है। तो अच्छे कम्युनिकेशन के कारण एंजाइटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन चारों ऑप्शन को देखते हुए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड। तो लिख लो, इसको लिखना बहुत टफ है भाई, लिखते हैं कैसे लिख, देखो अगर कोई मदर, मैं कपल वपल नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे, मदर ही लिखेंगे हम, है ना। अगर कोई मदर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के बाद अब देखो आपको सर किसी के अंदर वो नहीं देखा क्या, आपने तो ये बताया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं देखा क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड को देखना है ना अगर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो गई तो दोस्तों इधर सर्विक्स का डायलेशन लिखा हुआ है। अब वो सर्विक्स का डायलेशन चेक किया तो वो वैसे ही तो हो नहीं गया होगा कि भाई बिना कोई मैनुअल एग्जामिनेशन की हो गया होगा। तो सर्विक्स का अगर डायलेशन देखा हुआ है दोस्तों, इफासमेंट देखा हुआ है, तो ये चीज शो कर रहा है ना, इस चीज को क्या शो कर रहा है कि भाई एग्जामिनेशन हुआ है मदर का। ठीक है, अगर कोई मदर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के बाद आती है तथा उसका सर्वाइकल डायलेशन चेक कर चुके हैं, सर्वाइकल डायलेशन असेस कर चुके हैं तथा फीटल हार्ट रेट देख चुके हैं, तो उसके बाद उस क्लाइंट को स्टाफ नर्स के द्वारा स्क्रीनशॉट ले लो, स्टाफ नर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है, जिससे उनकी एंजाइटी कम हो जाती है। ऐसे लगने लगा भाई सारे मेरे जानकारी हैं ये तो एंजाइटी कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि इफ प्रेग्नेंट वुमन एट 39 वीक जेस्टेशन, एक प्रेग्नेंट वुमन है
39 वीक की प्रेगनेंसी है, अराइव्स इन द ट्राइएज एरिया ऑफ द बर्थिंग यूनिट। कई जगह ऐसे होती है भाई कौन सी केस को पहले लेना है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों, ट्राइएज कहलाता है। वहां पर ये सिस्टम बना हुआ है, तो डरना मत। स्टेटिंग सी थिंग्स हर वाटर ब्रोक, मतलब कि वो उसको ये लगता है कि वाटर क्या हो चुका है दोस्तों, ब्रेक हो चुका है। ये क्वेश्चन तुम्हें बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करो सारे, बताओ कि वाटर ब्रेक हो चुका है मतलब मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी है। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद आप क्या करोगे बताओ। अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कमेंट करके जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर, मुझे आंसर चाहिए इसका आंसर चाहिए मुझे। पहला काम क्या करोगे आप, अस्कल्टेट द फीटल हार्ट रेट टू डिटरमाइन वेलबींग। मैं कहूंगा नहीं मैं तो नहीं करूंगा ये पहला काम। परफॉर्म द लियोपोल्ड मैन्यूवियर, रूल आउट ए ब्रीच प्रेजेंटेशन, ये भी नहीं करूंगा पहला काम। मैं क्यों करूंगा, तुम करो। डू ए नाइट्रोजन टेस्ट ऑन द वेजाइनल फ्लूइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रैप्चर्ड मेम्ब्रेन, नहीं करूंगा मैं तो ये भी। मैं तो क्या करूंगा दोस्तों, जैसे ही मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई है तो पहला काम क्या किया जाएगा, चेक द वेजाइनल इंट्रोइटस फॉर द प्रेजेंस ऑफ द अम्बिलिकल कोड। तो मैंने आपको यही बताया था कि मेम्ब्रेन अगर रैप्चर हो जाती है तो पहला काम क्या करोगे आप दोस्तों, वेजाइनल इंट्रोइटस को क्या करोगे, असेस करोगे कहीं कोड प्रोलैप्स तो नहीं हुआ है। दूसरा काम क्या करोगे इसके बाद, पहला ये कर दिया ना, फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करोगे दोस्तों, आप अस्कल्टेट करोगे फीटल हार्ट रेट को। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। कोई ये डाउट रहे कि सर ये क्या बता दिया आपने, कभी हमें समझाया नहीं, ये क्या है, ये तो बताया नहीं आपने। डू ए नाइट्रोजन टेस्ट ऑन द वेजाइनल फ्लूइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रैप्चर्ड मेम्ब्रेन। भाई आपको ये चीजें है ना, अगर आपके सामने मान लो वाटर ब्रेक हो गया, ठीक है, अगर आपको पता लग जाएगा कि वाटर ब्रेक हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मान लो डाउट हो, कोई ऐसी कंडीशन हो कि आपको ये डाउट हो कि भाई मुझे ये पता लगाना है कि जो फ्लूइड है ये वेजाइनल फ्लूइड है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे आप खुद दिमाग लगाओ। मैंने आपको समझाया हुआ है पहले भी, एक बार आप देखो आगे जाके, मैंने आपको समझाया हुआ था कि वेजाइनल फ्लूइड को और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको आपको डिफरेंस करना है, उन दोनों में आपको कैसे करोगे, मैंने आपको समझाया हुआ है, बताओ कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, वेजाइनल फ्लूइड है उसकी पीएच अलग है, एसिडिक है, एमनियोटिक फ्लूइड है जो एल्कलाइन है, भाई इनकी पीएच को देख लो पता लग जाएगा। तो दोस्तों इनकी पीएच को चेक करने के लिए तो आप क्या करोगे, आपको अगर ये डाउट हो कि भाई ये एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है या फिर ये तो कौन सा फ्लूइड है, वेजाइनल या सर्वाइकल फ्लूइड है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, उनकी पीएच चेक करोगे। उस पीएच को चेक करने के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब कोई ऐसी कोई बड़ी कहानी नहीं है नाइट्रोजन, ये देखो ये इमेज, अब मैं कोशिश क्या करूंगा आपको इमेज से भर दूं, आपको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ सर इमेज आ गई। तो ये है कुछ स्ट्रिप्स आती हैं दोस्तों बस, और उन स्ट्रिप्स को क्या करते हैं उस फ्लूइड में डाल देते हैं, उस फ्लूइड क्या करते हैं, उस फ्लूइड से को चिपकाने की कोशिश करते हैं, लगाते हैं ऐसे मान लो, उसमें डाल देते हैं और उससे चेक करते हैं कि भाई ये जो उसके जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम एसिड बेस में अंतर पढ़ते थे ना कि भाई लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, नीले को इसमें, तो वो एसिड और बेस में था, तो वो सेम यही काम वो कर रही है। ये नाइट्रोजन टेस्ट बस एमनियोटिक फ्लूइड के लिए क्या कर ली जाती है, चेक वो कर ली जाती है, यूज कर ली जाती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन में स्ट्रिप्स होती हैं, वो पीएच के अकॉर्डिंग बदलती हैं, अगर एसिडिक है तो अलग बदलेंगी और अगर वैसी है तो अलग बदलेंगी, ठीक है। तो अगर दोस्तों मान लो कि एमनियोटिक फ्लूइड हुआ, तो क्या तो वो कलर ब्लू हो जाएगा या फिर वो पर्पल हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेजाइनल हुआ तो ये क्या ग्रीन हो जाएगा या येलो हो जाएगा, बस खत्म। उससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। तो ये पता लगाने के लिए कि भाई वो एमनियोटिक फ्लूइड है या वेजाइनल फ्लूइड है, तो आप कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है। लेकिन रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के बाद जब हो ही चुका है तो आपको पता ही है कि मेम्ब्रेन ही रैप्चर हो गई है तो एमनियोटिक फ्लूइड आएगा, तो दोस्तों उसमें ये प्रायोरिटी नहीं रहेगी। तो वहां पर क्या प्रायोरिटी रहेगी, वेजाइनल इंट्रोइटस को चेक करना, उसके बाद फीटल हार्ट रेट को करेंगे। लियोपोल्ड मैन्यूवियर ये इसके बाद कर सकते हैं हम, अगर इन चारों में ऑप्शन में देगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर लियोपोल्ड मैन्यूवियर मैंने आपको बताया था, कल की क्लास देख लेना, अगर किसी को नहीं पता है तो वो सब हम पता लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को लिख लो, अब इस क्वेश्चन में अंदर यही लिख लेना, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला लिख लेना, ये वाला लिख लेना, ठीक है। ये वाला रैशनल ऐसे कैसे लिख लेना, और इसमें रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के ब्रैकेट में वाटर ब्रोक लिख लेना, क्योंकि उस क्वेश्चन में वाटर ब्रोक लिखा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट एडमिटेड टू द बर्थिंग यूनिट इन एक्टिव लेबर, ठीक है, एक्टिव लेबर के अंदर है। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट आफ्टर एन एमनियोटोमी इज परफॉर्म्ड। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका एमनियोटोमी आपने परफॉर्म कर दिया, आपने खुद ने
उसका क्या कर दिया, जो मेम्ब्रेन उसको रैप्चर कर दिया आपने, ठीक है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है, एम्नियोटोमी के नाम से जाना जाता है। इसे वो किस नाम जानते हैं, AROM, इसे किस नाम जानते हैं हम, AROM के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। इसे हम आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो एक जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर ऑप्शन में सबसे पहला अगर दे रखा है तो एमनी हुक आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एमनी हुक। अगर ये नहीं दे रखा ऑप्शन में तो कोचर फोर्सेप भी यूज कर सकते हैं ना, ऑप्शन में नहीं दे रखा तो कोचर फोर्सेप। और अगर कोचर फोर्सेप भी नहीं दे रखा दोस्तों आपको, तो फिर वो आपको क्या देगा, आपको देगा एमनी कोट्स। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो आजकल एक चीज और यूज करने लगे हैं, एमनी कोट्स। यहां पर आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है दोस्तों, एमनी हुक है, और ये जो आपको फोर्सेप दिख रही है ये कोचर फोर्सेप है। कौन सी फोर्सेप है, कोचर फोर्सेप है। और अब आपको अगर इसको समझना है तो आप गूगल पे डाउनलोड कर लो और अच्छे से समझ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी कैसी होती है ये, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ये सेम है, अभी समझा देता हूं, ठीक है। तो उससे क्या कर देते हैं दोस्तों हम, जो मेम्ब्रेन उसको क्या कर देते हैं, रैप्चर कर देते हैं। बस उसको ब्रेक करना होता है, छोटी सी एक लेयर होती है, उसको क्या करना होता है दोस्तों, ब्रेक करना होता है। तो आप चाहे तो इसकी सहायता से कर लो, चाहे कोचर फोर्सेप की सहायता से कर लो। अब एमनी कोट क्या होता है दोस्तों, एमनी कोट क्या होता है, जैसे जो ग्लव्स होते हैं ना वो हम 5 उंगलियों में पहनते हैं, तो वहां पर एक उंगली के अंदर जैसे ग्लव्स आता है वैसा आता है, वो ग्लव्स की तरह पहन लो। और उस ग्लव्स के पॉइंट के ऊपर छोटी सी क्या होती है, नोक होती है। यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों, नोक होती है जो कि शार्प होती है, तो उसको तोड़ने में काम आती है, रैप्चर करने में क्या आती है दोस्तों, काम आती है। वो रैप्चर करने में क्या आती है, काम आती है। आप चाहो तो गूगल पे जाके इसको सर्च कर लेना, एमनी कोड्स, आपको बहुत सारी इमेजेस दिख जाएंगी, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। वैसे यहाँ पर अगर दिख रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो एमनी कोड्स का भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई क्वेश्चन आए, मान लो क्वेश्चन ये आए कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, 3 ऑप्शन में हो, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव हो। कोई बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तब ये दिक्कत आ जाती है, फिर वो एमनी हुक करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है तो ये भी यूज करते हैं, एमनी कोड्स भी यूज करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब और कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सीधा सा आ जाए दोस्तों कि एम्नियोटोमी क्यों किया जाता है। तो एम्नियोटोमी या आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करने का ये फायदा होता है दोस्तों कि इसके कारण क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, और उस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज होने के कारण वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है दोस्तों वो क्या काम करते हैं, सर्विक्स का डायलेशन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को राइज करते हैं। सर्विक्स का डायलेशन करवाते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं। तो 2 काम करेंगे, वो सर्विक्स का डायलेशन करवा देंगे और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी को क्या कर देंगे, वो इंक्रीज कर देंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टाइप रिलीज होता है AROM के बाद। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 रिलीज होता है। कौन सा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या होता है, इससे दोस्तों रिलीज होता है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बनेगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि AROM के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर आप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर मदर HIV है तो भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना कि अगर इंट्रा यूट्राइन बेबी की डेथ हो गई है तो भी नहीं कर सकते। एक आप दोस्तों बताओ, एक और है, कौन सा आएगा, आपको मैंने बताया हुआ है। फ्लोटिंग हेड, अगर फ्लोटिंग हेड है ना तो भी नहीं कर सकते। आप बताओ क्यों नहीं कर सकते, कमेंट करके बताओ मुझे कि फ्लोटिंग हेड के अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या रीजन है कि फ्लोटिंग हेड के अंदर हम AROM नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपने अगर फ्लोटिंग हेड का मतलब ये कि इंगेजमेंट नहीं हुआ है और हेड ऊपर है, और अगर आपने AROM कर दिया और कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, तो कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए फ्लोटिंग हेड के अंदर हम AROM नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग यूनिट इन एक्टिव लेबर, और एम्नियोटोमी जो है दोस्तों उसको परफॉर्म करने के बाद क्या एक्सपेक्ट करेगी एक नर्स, ठीक है। एक नर्स जो है दोस्तों वो क्या एक्सपेक्ट करेगी भाई एम्नियोटोमी के बाद क्या होगा। पहला दे रखा है दोस्तों डिमिनिश्ड ब्लडी शो, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शो जो होता है ना दोस्तों वो क्या होता है कि सर्वाइकल जो म्यूकस है दोस्तों वो ब्लड के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है।
अब ये ब्लड के साथ मिक्स ब्लड कहाँ से आता है भाई, वहां पे ब्लड इसलिए आता है कि वो छोटी छोटी जो वेसल्स जो होती है सर्विक्स की डायलेशन, मेनली इफासमेंट के कारण, किसी कारण इफासमेंट के कारण, मतलब सर्विक्स के ऊपर जाने के कारण। मैंने आपको कल भी बताया था कि शो का जो रीजन होता है वो मेनली क्या होता है, इफासमेंट होता है। उसके कारण क्या रिलीज होता है, थोड़ा सा ब्लड रिलीज होता है, और ये ब्लड इस सर्विक्स के जो म्यूकस इसके साथ मिक्स हो जाता है, और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उसके साथ ही क्या आता है दोस्तों, बाहर आ जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, शो के नाम से जानते हैं। अब यहां पर सिंपल सी बात है, आपने अगर एम्नियोटोमी की है दोस्तों, तो आगे उसके कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, और कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो डायलेशन बढ़ेगा, डायलेशन बढ़ेगा इफासमेंट बढ़ेगा, और इफासमेंट बढ़ेगा तो शो क्या होगा, इंक्रीज होगा, न कि डिक्रीज होगा। जबकि यहां पर क्या लिख रखा है, डिक्रीज होगा, तो ये यहां पर डिक्रीज की जगह क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, इंक्रीज्ड एंड मोर वेरिएबल फीटल हार्ट रेट। तो दोस्तों डायरेक्टली एम्नियोटोमी से हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि उसके कारण क्या होगा दोस्तों, फीटल हार्ट रेट पे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, फीटल हार्ट रेट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एम्नियोटोमी के कारण डायरेक्टली फीटल हार्ट रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। अब ये मत कह देना कि सर वेरिएबल होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, वो सब डायरेक्टली नहीं कहलाएंगे, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली एम्नियोटोमी के कारण ये नहीं देखा जाता कि भाई इंक्रीज हो जाए या फिर फीटल हार्ट रेट क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, लेस डिस्कम्फर्ट विद कॉन्ट्रैक्शन। ये तो पागलपन वाली बात हो गई। बात ये हो गई कि पहले कॉन्ट्रैक्शंस जो है दोस्तों से आगे की तरफ बढ़ेगी, वो डायलेशन जब होगा और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, तो उससे हमेशा ट्रांजिशनल फेज के अंदर कल ही पढ़ा था कि जो पेशेंट है सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट उसको वही होगा। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा होंगे तो उसके कारण डिस्कम्फर्ट लेस नहीं होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर गलत दे रखा है। तो बस लास्ट जो ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोग्रेसिव, आगे और ज्यादा डायलेशन होगा और क्या होगा दोस्तों, इफासमेंट होगा। तो लिखो, इसमें लिखो कि एम्नियोटोमी के बाद प्रोस्टेग्लैंडिन E2 रिलीज होता है जिसके कारण इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड इफासमेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है ना बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इतना सिंपल बनाऊंगा इनको कि आप खुद कहोगे कि हाँ सर आप समझ में आ गया हमें। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, पेल्विक रॉक ब्रीथिंग क्या होती है, पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग क्या होती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्या आएंगे, आपके ब्रीथिंग आएंगी और आप उनको कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ब्रीथिंग को आपको कैसे समझना है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ब्रीथिंग से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इनको। ए प्राइमरी ग्रेविडा हु इज एट 40 वीक्स, पूरा टर्म पीरियड है। जेस्टेशन अराइव्स एट बर्थिंग सेंटर विद एब्डोमिनल क्रम्पिंग एंड ब्लडी सो, ठीक है। सो आ गया है और एब्डोमिनल क्या हो रहा है दोस्तों, क्रम्पिंग हो रहा है। हर मेम्ब्रेन्स रैप्चर्ड, उसकी मेम्ब्रेन भी क्या हो चुकी है, रैप्चर्ड हो चुकी है। बिफोर अराइवल, जब वो आई थी उससे पहले मेम्ब्रेन क्या हो गई है, रैप्चर हो गई है। ए वेजाइनल एग्जामिनेशन रिवेल्स 1 सेंटीमीटर डायलेशन, ठीक है, मतलब कि वो लेटेंट फेज के अंदर है, एक सर्विस डायलेशन हुआ है। और प्रेजेंटिंग पार्ट है दोस्तों वो -1 स्टेशन के ऊपर है, मतलब स्टियल जो स्पाइन है उनसे 1 सेंटीमीटर कहाँ है, अबोव है। स्टियल स्पाइन पे है तो 0 स्टेशन आएगा। 1 सेंटीमीटर अबोव है -1, 2 है -2, 3 है -3, 4 है -4। नीचे की तरफ आओगे, 1 है नीचे स्टियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे है +1, 2 है +2, 3 है +3, +3 के ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्राउनिंग हो जाएगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आफ्टर ऑब्टेनिंग द फीटल हार्ट रेट को ऑब्टेन करने के बाद एंड मैटरनल वाइटल साइन, और मदर के वाइटल साइन लेने के बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए, व्हाट शुड नर्स डू नेक्स्ट, ठीक है। ये पेशेंट आया है, आपने फीटल हार्ट रेट भी ले ली, मैटरनल वाइटल साइन भी ले लिए, मेम्ब्रेन रैप्चर्ड हो चुकी है, आपने वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कर लिया। अब ये मत कहना कि आप हमसे उसको चेक करेंगे, वहीं मत घिरे रहना, क्योंकि वेजाइनल एग्जामिनेशन हो चुका है तो उसने वहां पर ये जो कोड है उसको क्या कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा। कहीं अभी भी सोच रहे हो कि कोड वाला ही आंसर आएगा। तो आपको व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट, तो नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों।
पहला है कि टीच द क्लाइंट हाउ टू पुश विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, कि क्लाइंट को ये बताओ कि आप अब पुश के साथ में कैसे, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो आप कैसे पुश करोगे बेबी को आगे की तरफ। तो भाई ये तो सबसे मूर्ख आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि जो मदर है दोस्तों उसका जो सर्विक्स है वो 1 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है, अभी 10 सेंटीमीटर उसे डायलेट होना है, प्रेजेंटिंग पार्ट -1 पे है, अभी इंगेजमेंट हुआ नहीं है। मदर जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है और आप उसको क्या कह रहे हो कि पुश करो। अरे भाई वो ये सब काम कहां करेगी? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करेगी। किसमें करेगी? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करेगी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये काम नहीं करेगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एनकरेज द क्लाइंट टू परफॉर्म पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग, कि हम क्लाइंट को किस चीज के लिए करेंगे दोस्तों? पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग के लिए कहेंगे। अब ये पैटर्न बेस्ड जो ब्रीथिंग है दोस्तों वो क्या होता है ये समझो आप। पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग जो होता है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? क्लाइंट जो है ना अपनी आंखों को कर लेता है क्लोज, आंखों को कर लो बंद और ऐसे फील करो कि मैं क्या हूं? रिलैक्स हो गई हूं। आई को क्लोज करो और रिलैक्स हो। इसके बाद डीप ब्रीथ लो। क्या करो दोस्तों? डीप ब्रीथ लो। डीप ब्रीथ लेने के बाद में उसको आप काउंट करो 1 2 3 4 और तब तक आप उसको क्या करो दोस्तों? होल्ड करो। और होल्ड करने के बाद फिर उस ब्रीथ को क्या करो दोस्तों? आप स्लोली क्या कर दो? आउट कर दो। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। एक पैटर्न बना लिया हमने ब्रीथिंग का। हमने ब्रीथिंग का क्या बना लिया दोस्तों? एक पैटर्न बना लिया है। हमने क्या पैटर्न कर लिया है कि भाई हम डीप ब्रीथ करेंगे, फिर उसके बाद में हम रुकेंगे 1 2 3 4 तक ब्रीथ होल्ड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको उस ब्रीथ को बाहर स्लोली आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ब्रीथ इन करेंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे, फिर ब्रीथ आउट करेंगे। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। और पैटर्न बेस्ड जो ब्रीथिंग है याद रख लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि कई जगह आएगा पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग, पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग, पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग। ये किया जाता है दोस्तों ट्रांजिशनल फेज में। किसमें किया जाता है? ट्रांजिशनल फेज में किया जाता है जब कम से कम डायलेशन 8 हो, 8 से और 10 के बीच में अगर डायलेशन हो रहा है तो ट्रांजिशनल फेज के अंदर हम क्या करते हैं? पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग करते हैं। कि इतना याद नहीं रहो तो सिंपल याद रखो, डीप ब्रीथ लिया आपने, ब्रीथ लेने के बाद में आपने 3-4 सेकंड रुके और आपने काउंट किया 1 2 3 4 और फिर एक्सेल कर दिया, बस ब्रीथ आउट कर दिया। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग के नाम जानते हैं। फिर दोबारा से करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे। तो ये किसमें किया जाता है दोस्तों? ट्रांजिशनल फेज के अंदर किया जाता है जब सर्विस का डायलेशन लास्ट में हो, 8 से और 10 सेंटीमीटर जब क्या हो रहा है? डायलेट हो रहा है, उस समय ये एक्सरसाइज की जाती है। अब इस क्वेश्चन में देखो, मेरे को ऑप्शन समझाना जरूरी था। वैसे यहाँ पर कोई मैं बिना उसके अगर आंसर बताना होता तो मैं आपको बता चुका होता। ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर? बताओ ये आंसर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है सर क्योंकि यहाँ पर डायलेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर हुआ है, और अगर 1 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है तो इसका मतलब वो अभी तो लेटेंट फेज में ही है, उसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। अभी तो उसे बहुत आगे बढ़ना है, बड़ा होना है उसको 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो दोस्तों लेटेंट फेज के अंदर है ना, हम बात यहाँ पर ट्रांजिशनल फेज की में होती है ये, तो इसलिए ये आंसर कैसे आएगा? यहाँ पर अगर डायलेशन लिखा होता 8 सेंटीमीटर तब इसका आंसर ये हो जाता, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये है प्रिपेयर टू, देखो ये वर्ड थोड़ा सा ऐसे कर रखे हैं इसने, टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, तो इसमें है प्रिपेयर, फिर इसके बाद है टू हैव द क्लाइंट्स। ठीक है, प्रिपेयर टू हैव द क्लाइंट्स ब्लड टाइप एंड क्रॉस मैच फॉर ए पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन। क्या आप एक काम करो भाई, फ्यूचर की सोचो और क्लाइंट का क्या ले लो? ब्लड टाइप करवा लो, क्रॉस मैचिंग करवा लो, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक भी साइन ऐसा नहीं दे रखा जो इस चीज को शो कर रहा हो कि पेशेंट क्या है, हैवी ब्लीडिंग कर रहा हो या उसे किस चीज की जरूरत हो दोस्तों? ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा कि आपने अगर सब कुछ कर लिया ना तो उसके बाद में आपको क्या करना है? जैसे वहां पर स्टाफ नर्स ने क्या करवाया था दोस्तों? इंट्रोड्यूस करवाया था, सेम यहाँ पर क्या करोगे आप? क्लाइंट को कंफर्ट मेजर यूज करवाओगे वुमन को लेबर में। ठीक है, प्रोवाइड द क्लाइंट विद कंफर्ट मेजर्स यूज्ड फॉर वुमन इन लेबर। भाई उसको अब आप कंफर्ट दोगे, आप उसको क्या दोगे दोस्तों? कंफर्ट दोगे। क्यों? वो अभी लेबर के लिए क्या है? तैयार है, 1 सेंटीमीटर से उसे 10 सेंटीमीटर पे जाना है, उसे एनर्जी बचानी है। क्यों? उसको सर्वाइकल डायलेशन करना है। इसके अलावा मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट के दौरान भी उसे एनर्जी को क्या करना है? यूज करना है। तो मदर को इस दौरान क्या है? कंफर्ट जरूरी है, क्योंकि अभी तो ये बहुत लंबी फेज होती है। आपको भी पता है कि फर्स्ट स्टेज जो लेबर है वो कितने घंटे की होती है? लगभग 12 घंटे की भी हो सकती है अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो इसलिए उस दौरान उसको क्या चाहिए? कंफर्ट मेजर्स चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। तो लिखो, अगर प्राइमरी ग्रेविडा 1 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ आती है, 1 सेंटीमीटर
डायलेशन के साथ आती है तथा उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन कोमा फीटल हार्ट रेट एंड वाइटल साइन चेक कर चुके हैं तो उसके बाद हम उसे कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसे हम कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, अगर लेना है तो किसी बच्चे को ले लो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। अब सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे अजीब क्वेश्चन है थोड़े से, है ना, जाना मत छोड़ के। गला सूख जाता है बोलते बोलते। When monitoring the fetal heart rate of a client in labor, कि एक लेबर में आप fetal heart rate क्या कर रहे हो दोस्तों, मॉनिटर कर रहे हो लेबर के दौरान। तो मतलब कि कौन सा टेस्ट हो गया, कार्डियोटोकोग्राफी हो गया, लेबर के दौरान कर रहे हो तो, ठीक है, ऐसे मान लो आप, क्योंकि लेबर में वैसे एनएसटी कहलाता। द नर्स आइडेंटिफाई एन एलिवेशन ऑफ 15 बीट्स ऑफ मोर देन द बेसलाइन रेट, मतलब जितनी फीटल हार्ट रेट होती है ना, उससे 15 बीट्स क्या हो गई हैं दोस्तों, ज्यादा हो गई हैं। फीटल हार्ट रेट उससे क्या हो गई है, 15 बीट ज्यादा हो गई है, मोर देन द बेस लाइन, जो उसकी कितनी थी, 135 बीट्स पर मिनट थी, और वो 15 सेकंड के लिए क्या हो रही है दोस्तों, लास्ट हो रही है, मतलब कि रह रही है, कम से कम इतनी देर तक वो रह रही है और बढ़ रही है। अगर गिरती तो क्या कहलाता, डेसिलिरेशन कहलाता, और अगर दोस्तों गिर नहीं रही है, बढ़ रही है, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों एसिलिरेशन। क्या बोलेंगे, एसिलिरेशन बोलेंगे। चलो एक बार बता देता हूं, ये देखो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्शन है, और यहां पर फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जहां भी मैंने सारा आपको डेसिलिरेशन बताया था ना, वहां सब यहां पर डिप करवाया था, डिप नीचे की तरफ। यहां पर क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये इसे अगर फीटल की हार्ट रेट है दोस्तों, वो कम से कम 15 बीट्स पर मिनट बढ़े, और कितने सेकंड के लिए बढ़े, कम से कम वो 15 सेकंड तक रहे, तो फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, एसिलिरेशन के नाम से जानते हैं। और एसिलिरेशन किस चीज को शो करता है, कि बेबी क्या है दोस्तों, हेल्दी है, रेडी है वो लेबर के लिए, हेल्दी है। ओके लिखाया था मैंने, व्हील चॉप में लिखा है आपको, व्हील चॉप जो टेक्निक थी, शॉर्ट ट्रिक थी, उसमें भी मैंने आपको लिखाया था क्या, ओके। ओके का मतलब ठीक हूं। आ जाओ नीचे। तो ये क्या कहलाता है, एसिलरेशन कहलाता है। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको वैसे समझाया हुआ है, पिछली क्लास है उसमें भी आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ था कि बेस लाइन से देखते हैं 110 से 160 तक रहना चाहिए, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, एसिलरेशन के दौरान भी नहीं निकलना चाहिए उसे बाहर, तो ठीक है 110 से 160 होना चाहिए। बीट टू बीट वेरिएबिलिटी 5 से 25 होनी चाहिए, 5 से कम है तो भी फीटल डिस्ट्रेस है, 25 से ज्यादा है तो भी फीटल डिस्ट्रेस है। बीट टू बीट वेरिएबिलिटी क्या होती है, इसके लिए पिछली क्लास देख लो जाके। इसके बाद दोस्तों अर्ली एलिवेशन, कोई ऐसा टर्म नहीं होता है अर्ली एलिवेशन, अर्ली डेसिलरेशन जो होता है वो जरूर होता है, अर्ली एलिवेशन नाम का कोई भी जो टर्म है वो नहीं बनाया गया है अभी तक। सोनोग्राफिक मोशन जो है दोस्तों, वो कभी भी हम फीटल हार्ट रेट के लिए यूज नहीं करते हैं, इस टर्म का ही यूज नहीं करते हैं, ये इसको डालना था तो डाल दिया। ये टैकीकार्डिक हार्ट रेट दोस्तों उसकी कितनी है, 135 है, 135 में उसकी 15 और जुड़ गई मान लो, फिर भी उसकी कितनी हो गई, 150 हो गई। फीटल हार्ट रेट जो होती है वो 110 से कितनी होती है, 160 बीट पर मिनट होती है। तो उसकी जो फीटल हार्ट रेट जो है दोस्तों, जो हार्ट रेट रहेगी वो टोटल कितनी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, और नॉर्मल है तो टैकीकार्डिक नहीं है, तो टैकीकार्डिक हार्ट रेट कहां से आ जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिखो इसमें कि इसमें लिखो नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कार्डियोटोकोग्राफी के दौरान, अगर कार्डियोटोकोग्राफी के दौरान अगर फीटल हार्ट रेट बेस लाइन से
बेस लाइन मतलब जो रहती है, यूजुअली रहती है लगभग उस पर, ऐसे नहीं कि फिक्स है 135 ही। मैंने आपको बताया था बीट टू बीट वेरिएबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, एक जगह रुकी हुई हार्ट रेट कभी भी नॉर्मल नहीं कहलाती है, ठीक है। तो अगर फीटल हार्ट रेट बेस लाइन से 15 बीट्स पर मिनट 15 सेकंड के लिए, या मोर देन 15 सेकंड के लिए लिखो, मोर देन कोमल अगर लिखना, मोर देन 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए एलिवेट होती है, एलिवेट होती है, एलिवेट होती है, होती है, तो इसे एसिलरेशन कहते हैं, तो इसे एसिलरेशन कहते हैं, तो इसे एसिलरेशन कहते हैं, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक क्लाइंट एंड हर पार्टनर आर वर्किंग टुगेदर ड्यूरिंग द वुमन लेबर, ठीक है, दोनों को लेबर रूम के अंदर है, पार्टनर भी है और आपका उसका जो क्लाइंट है वो भी है। एक क्लाइंट सर्विक्स इज नाउ डायलेटेड 7 सेंटीमीटर, मतलब एक्टिव फेज के अंदर है वो। मोस्टली में ज्यादातर है ना ये वाला पैटर्न दे रखा है दोस्तों, 4 से 7 और 8 से 10 वाला, ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला पैटर्न दे रखा है मोस्टली ने। ये लेटेंट फेज है, ये एक्टिव और ये ट्रांजिशनल फेज है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी फेज में हो गई अभी, तो ये अभी ये किस फेज के अंदर है दोस्तों, एक्टिव फेज के अंदर है, ठीक है। लेबर के अंदर क्या हो रहा है कि एक पेशेंट है जिसका सर्विक्स है वो 7 सेंटीमीटर डायलेट है, उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है दोस्तों वो मिड पेल्विस के अंदर है, लो इन द मिड पेल्विस है, ठीक है। What should the nurse instruct the partner to do that would elevate the client's discomfort during contraction? कि भाई नर्स को उसके पार्टनर को, मतलब उसके हस्बैंड को मान लो, ठीक है, इंडिया में तो हस्बैंड ही चलता है ज्यादातर, तो वो जो हस्बैंड है उसको क्या कहे नर्स कि भाई अपनी जो वाइफ है उसको क्या कहो, तुम क्या कहना है, तुम्हें अपने पार्टनर को क्या कहना है, ठीक है। तो क्या कहना चाहिए उसको उसे, तो उसमें दे रखा है कि भाई आपको ये कहना चाहिए कि आप डीप ब्रीथ करो स्लोली, ठीक है, या फिर आपको ये कहना चाहिए कि परफॉर्म करो पेल्विक रॉकिंग, या फिर आप पेंटिंग टेक्निक यूज करो, या फिर पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग यूज करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन से ना आपके कई सारे डाउट क्लियर करूंगा मैं। और इन मोस्टबी है ना सबसे ज्यादा टफ बनाते हैं ये वाले जो क्वेश्चन है ना मोस्टबी को। ध्यान रखना कि डीप ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज है दोस्तों, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तो पहले मुझे वो बताने में मजा आता है जो नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहला है परफॉर्म पेल्विक रॉकिंग। पेल्विक रॉकिंग क्या करेंगे दोस्तों, पेल्विक रॉकिंग भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है या ब्रीथिंग टेक्निक होती है। एक्चुअली में पेल्विक जो रॉकिंग है ये कौन से टाइप के लेबर के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं बैक लेबर। क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, पेल्विक रॉकिंग जो एक्सरसाइज है ब्रीथिंग टेक्निक है दोस्तों, वो कौन से टाइप के लेबर के लिए यूज किया जाता है, तो बैक लेबर के लिए यूज किया जाता है। अब बैक लेबर का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम में बैक लग गई और उसके बाद में लेबर हो रहा है तो वो बैक लेबर कहलाएगा, तो वो गलत है, ठीक है। बैक लेबर का मतलब ये होता है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा लेबर होता है कि जो मदर है ना उसके बैक में बहुत तेज पेन होता है लेबर के दौरान भी, और मदर को पेन जो है ना वो हद से ज्यादा होने लग जाए, तो दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं, बैक लेबर के नाम से जानते हैं, कि बैक के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि कौन सी फीटल पोजिशन में देखने को मिलता है दोस्तों, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में ज्यादा देखने को मिलता है कि जो बेबी वो डायरेक्टली कंप्रेस करता है बैक को। तो ऑक्सीपिटो जो पोस्टीरियर पोजीशन है, चाहे राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो चाहे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो, ठीक है, या सीधा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो, तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर मेनली तीनों में अगर आए तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, अगर मान लो राइट ऑक्सीपिटो, लेफ्ट ऑक्सीपिटो और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तीनों में तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। इस पोजीशन में सबसे ज्यादा बैक पेन देखने को मिलता है, बैक लेबर देखने को मिलता है। पेल्विक रॉक एक्सरसाइज कैसे करते हैं दोस्तों, क्या तो इस पोजीशन के अंदर या फिर इस पोजीशन के अंदर क्या करते हैं कि हम ब्रीथ ऐसे इस पोजीशन में जाके सांस को अंदर लेंगे और फिर बाहर खींचेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो हेड जो है बेबी का हेड है जो बैक को कंप्रेस कर रहा है ना दोस्तों, वो कंप्रेशन क्या हो जाता है, हट जाता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए कंप्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, हट जाता है। तो उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, पेल्विक रॉकिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पेल्विक रॉकिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। कि आपको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है इन पोजीशन के अंदर, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, पेल्विक रॉकिंग। किस में किया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि बैक लेबर के अंदर ये किया जाता है। किसमें किया जाता है, बैक लेबर के अंदर ये किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूज द पेंटिंग टेक्निक। तो पेल्विक रॉकिंग को ज्यादा मत याद रखो, बस ये जरूर याद रखना कि बैक लेबर और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, बस ये लाइन याद रख लेना। इसके बाद यूज द पेंटिंग टेक्निक। पेंटिंग जो टेक्निक है ना दोस्तों, ये
सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूज किया जाता है। क्या होता है इस टेक्निक में? पेंटिंग टेक्निक के अंदर ये होता है दोस्तों कि जब सर्विक्स का जो डायलेशन है वो पूरी तरह से नहीं हुआ हो और आपको बेबी को बाहर एक्सपेल करने से कुछ समय के लिए रोकना हो, आप चाहते हो कि सर्विक्स जब पूरा डायलेट हो जाए तो उसी समय में जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना, तो उस तरह सर्विस क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डायलेट होता है। तो जब सर्विस पूरा डायलेट हो जाए तो उसके बाद आप बेबी को क्या करना चाहो, बाहर एक्सपेल करना चाहो, तो कुछ समय के लिए आप बेबी को क्या करते हो दोस्तों, रेस्ट्रिक्ट करते हो कि वो बाहर नहीं निकले बेबी। तो उसके लिए ये टेक्निक यूज की जाती है जिसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, पेंटिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक डीप ब्रीथ लेंगे, तेज ब्रीथ लेंगे और फिर धीरे धीरे उस ब्रीथ को, जैसे डॉग करता है ना, कुत्ता है ना, वो देखना ऐसे करता रहेगा, तो वो पेंटिंग टेक्निक कहलाती है। तो उस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? डिले करने के लिए, कि जब तक कि फुल डायलेशन नहीं हो जाए तब तक कि बेबी क्या नहीं हो, एक्सपेल्ड नहीं हो, एक्सपेल आउट बाहर नहीं निकले। तो उसको रोकने के लिए, कुछ समय के लिए रोकने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पेंटिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो स्टेज जरूर याद रख लेना, किसमें होता है? सेकंड स्टेज के अंदर ये होता है। पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग, बार बार नहीं बताऊंगा, बता दिया मैंने। किसमें यूज करते हैं? ट्रांजिशनल फेज में यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। आंखों को बंद करो, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद एक सांस लो गहरी, 4 से जब तक काउंट करो उसको रोको और फिर उसको बाहर निकाल दो, तो वो पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग कहलाती है। और ये पैटर्न बेस्ड जो ब्रीथिंग है वो किसमें की जाती है दोस्तों? ट्रांजिशनल फेज में की जाती है। जबकि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट कौन से फेज में है अभी? एक्टिव फेज के अंदर है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या? डीप ब्रीथिंग। तो डीप ब्रीथिंग किसके अंदर की जाती है दोस्तों? तो डीप ब्रीथिंग एक्टिव फेज के अंदर की जाती है। मेनली किसमें की जाती है? एक्टिव फेज के अंदर हम करते हैं। अब इसके अंदर डीप ब्रीथिंग करने से क्या फायदा होता है दोस्तों? जब डीप ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो उसके कारण जो एब्डोमिनल जो मसल्स है ना, वो क्या होती हैं? एक्सपेंड होती हैं। एब्डोमिनल मसल्स क्या होती हैं? एक्सपेंड होती हैं, मतलब बाहर की तरफ निकलती हैं। तो उससे एक्चुअली में क्या होता है कि पेन होने का कारण क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेन क्यों होता है? कि जो जैसे मान लो कि ये है यूट्रस और ये है एब्डोमिनल मसल्स, तो यूट्रस और एब्डोमिनल मसल्स एक दूसरे से क्या होती है? टच होती हैं। टच होने के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण टच जब होती है तो उसके कारण क्या होता है? पेन होता है। तो हम जब इसके अंदर डीप ब्रीथ करते हैं तो उस ब्रीथ करने के कारण कुछ समय के लिए ये एब्डोमिनल मसल्स एक्सपेंड होंगी, बाहर की तरफ ये निकलेंगी। जब ये बाहर की तरफ निकलेंगे ना दोस्तों, तो कुछ समय के लिए यूट्रस को क्या नहीं करेंगी? टच नहीं करेंगी। यूट्रस को क्या नहीं करेंगी? टच नहीं करेंगी। तो उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? ये इस प्रकार की जो ब्रीथिंग होती है डीप, मतलब डीप ब्रीथिंग का ये फायदा होता है। तो एक्टिव लेबर में हम क्या करते हैं? डीप ब्रीथिंग करते हैं। और इस डीप ब्रीथिंग का क्या फायदा होगा कि एब्डोमिनल मसल्स क्या होंगी? एक्सपेंड होंगी। और जब एब्डोमिनल जो मसल्स हैं दोस्तों वो क्या होंगी? एक्सपेंड होंगी। तो उसके कारण ये क्या होगा? ये थोड़ा सा जो यूट्रस है दोस्तों उसको टच नहीं होने देगा किससे? एब्डोमिनल मसल से, जिससे क्या नहीं होगा? दोस्तों पेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा? पेन क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। तो अब सारे हो गए, इसका राइट आंसर भी हमें मिल गया है। तो लिख लो डीप ब्रीथ। अब मैं ना एक ही लाइन लिखाऊंगा, उसमें 3-4 चीजें लिख लो। लिखो, इसमें लिखो, आप लिखो एक्टिव फेज में, लिखो लेबर के दौरान, ऐसे लिखो लेबर के दौरान, लेबर के दौरान एक्टिव फेज में, लेबर के दौरान एक्टिव फेज में, एक्टिव फेज में स्लोली डीप ब्रीथ करना चाहिए। स्लोली डीप ब्रीथ करना चाहिए। डीप ब्रीथ करना चाहिए, ठीक है। अब रीजन नहीं लिखाऊंगा, दूसरा लिखो, इसी में कई चीजें लिखाऊंगा मैं ना। लिखो ट्रांजिशनल फेज में, आपके कंसेप्ट बना रहा हूं मैं दिमाग में, आपके दिमाग में कंसेप्ट बन गया ना, तो क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसे लगेगा बिल्कुल सिंपल है, ट्रांजिशनल फेज में ये होता है। और वैसे समझना है ना, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो वो भी, मुझे पता है, इनमें कंफ्यूज रहता है। ट्रांजिशनल फेज में पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग की जाती है। पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग की जाती है। पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग की जाती है। ब्रीथिंग की जाती है। इसके बाद लिखो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, आगे लिख लो सेकंड, अभी स्क्रीनशॉट भी दिलवा दूंगा मैं आपको जिस बच्चे को चाहिए। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, लेबर में सर्विक्स के फुल डायलेशन से पहले, सर्विक्स के फुल डायलेशन से पहले, फुल डायलेशन से पहले बेबी के एक्सपल्सन को डिले करने के लिए, बेबी के एक्सपल्सन को
डिले करने के लिए पेंटिंग टेक्निक यूज की जाती है। पेंटिंग, ब्रीथिंग होती है, सारी ब्रीथिंग ही है। पेंटिंग ब्रीथिंग टेक्निक यूज की जाती है। इसके बाद लास्ट लिख लो, बैक लेबर में सीवियर बैक पेन ड्यू टू लेबर, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना। बैक लेबर में पेल्विक रॉक ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती है। पेल्विक रॉक ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती। सारे लिखवा दिए मैंने आपको। अभी भी अगर आपको कंफ्यूज है तो भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी और इसका भी ले लो। बस अब लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर क्लास को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्हाई शुड ए नर्स विद होल्ड फूड एंड ओरल फ्लूइड्स एज ए लेबरिंग क्लाइंट अप्रोचेज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। कि अगर क्लाइंट मान लो दोस्तों कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो ओरल फ्लूइड बंद क्यों कर देनी चाहिए, ओरल फ्लूइड को क्यों रोक देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर क्लाइंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है और आपको यह पता है कि उसकी क्या होगी, वेजाइनल डिलीवरी होगी, या फिर आपको यह कंफर्म है कि उसकी क्या होगी, सिजेरियन सेक्शन होगा। अगर दोस्तों वेजाइनल डिलीवरी होगी तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम क्लियर फ्लूइड्स दे सकते हैं। ठीक है, कैसे दे सकते हैं, क्लियर फ्लूइड्स दे सकते हैं। क्लियर फ्लूइड का मतलब क्या हो गया कि जैसे पानी जैसा होता है ना, वैसे फ्लूइड, जैसे कि पानी दे सकते हो, सोडा दे सकते हो। अगर आप जूस दे रहे हो तो जूस के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, पल्प नहीं होना चाहिए। ठीक है, पल्प नहीं, ऐसे नहीं है कि आपने तो पपीता शेक बना के दे दिया, ऐसे नहीं। जैसे मौसमी का जूस है वो बना के दे सकते हो आप। ठीक है, वाटर दे सकते हो, सोडा दे सकते हो, चाय और कॉफी दे सकते हो, बट विदाउट मिल्क। उसमें मिल्क नहीं होना चाहिए। अगर मिल्क आ गया ना तो फिर वो क्लियर फ्लूइड नहीं रहेगा। अगर मिल्क आ गया तो क्लियर फ्लूइड नहीं रहेगा। ठीक है, ये दे सकते हो। लेकिन अगर पेशेंट को ये पता लग गया दोस्तों आपको कि सिजेरियन सेक्शन होने वाला है, तो कम से कम क्लियर जो फ्लूइड है वो कम से कम आपको 2 घंटे के लिए रोकना पड़ेगा। कितना, 2 आवर्स पहले रोकना पड़ेगा। और फूड जो है दोस्तों, इसके अलावा कोई भी फूड, क्लियर फ्लूइड के अलावा कोई भी फूड है, वो कम से कम आपको 6 से 8 घंटे के लिए क्या करने पड़ेंगे, रोकने पड़ेंगे। ध्यान रखना, क्लियर फ्लूइड 2 घंटे, जब ये होगी भाई सिजेरियन सेक्शन का ये टाइम है, तो उससे 2 घंटे पहले क्लियर फ्लूइड भी देना क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। लेकिन खाना तो हम कम से कम 6 से 8 घंटे पहले ही देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं, क्वेश्चन यही पूछ रहा था। और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम क्या रखें दोस्तों, एनपीओ रखें। फर्स्ट स्टेज में एनपीओ क्यों नहीं रखते, बहुत लंबी स्टेज होती है भाई, पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो सकता है। हम पेशेंट की हाइड्रेशन मेंटेन करना क्या होती है, जरूरी होती है। लेकिन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इतनी बड़ी नहीं होती है, तो उसमें हम, क्योंकि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आपको पता है प्राइमरी ग्रेविडा में 2 घंटे होती है, मल्टीपैरा में आधे घंटे की होती है, तो इतनी देर तो कोई भी आदमी रह सकता है। इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 12 घंटे की होती है। 12 घंटे तक कुछ नहीं दोगे क्या आप। इसलिए दोस्तों फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हाइड्रेटेड रखने के लिए क्लियर फ्लूइड दे सकते हैं हम। ठीक है, और अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम पेशेंट को एनपीओ रख देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि कुछ भी कंडीशन जा सकती है। पेशेंट को एनेस्थीसिया की क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। और पेशेंट को एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों, तो उस दौरान जो पेशेंट है अगर उसने कुछ खाया हुआ या कुछ पिया हुआ, पानी उन्हें सब पिया हुआ, तो दोस्तों उस दौरान वो क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है। तो एस्पिरेशन के चांस को रोकने के लिए हम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। क्या रखते हैं, एनपीओ रखते हैं। पहला देखो, ये कह रहा है कि द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेस्टिव प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी दैट इज नीडेड फॉर लेबर। भाई इसमें आपको ये बताना है कि जो ओरल फूड या फूड आप क्यों नहीं दे रहे हो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो ये कह रहा है कि मैकेनिकल और जो केमिकल डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है हमारी, मैकेनिकल मतलब हम जब दांतों का यूज करते हैं, उनको काटते हैं, ठीक है, और केमिकल मतलब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। कोई भी एंजाइम जूस किसी के द्वारा हम डाइजेशन कर रहे हैं, वो क्या रिक्वायर होती है दोस्तों, उसको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, जो कि लेबर के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है दोस्तों, फूड से मिलती है। तो ये चीज इसको क्या नहीं कर पा रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम इसलिए रोक रहे हैं कि भाई मैकेनिकल केमिकल जो डाइजेस्टिव प्रोसेस उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। भाई एनर्जी चाहिए तो हम देंगे ना, रोकेंगे क्यों। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है दोस्तों, कि द गैस्ट्रिक फेज ऑफ द डाइजेशन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मे कोज डिस्पेप्सिया।
सिर्फ क्या डिस्पेप्सिया है ठीक ही है, ये ऑप्शन वैसे ठीक है कि भाई गैस्ट्रिक फेज जो होती है ना, डाइजेशन क्या होती है, स्टिमुलेट करती है कि भाई HCl क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण आपको इनडाइजेशन हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है। लेकिन ये कारण थोड़ी था कि भाई आपको इनडाइजेशन हो गया, आपको इनडाइजेशन हो गया तो क्या हो गया, कोई बड़ा पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा। इनडाइजेशन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसके कारण तो हम ऐसे है नहीं कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में वो नहीं दे रहे हम। तो दोस्तों ये क्या है, गलत है, इसको ये इसका सही रैशनल नहीं है, सही रीजन नहीं है फूड को रोकने का। फूड एंड फ्लूइड विल फर्दर एग्रीवेट गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस व्हिच इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ लेबर। बिल्कुल गलत है ये कह रहा है कि अगर आप ज्यादा फूड दोगे और जो फ्लूइड दोगे ना, तो उसके कारण क्या होगा कि गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो कि ऑलरेडी बढ़ी हुई है स्ट्रेस ऑफ लेबर के कारण। तो ऐसा माना जाता है कि वो क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। उस दौरान क्या हो जाती है, पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ने की जगह क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है। तो ये गलत हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो अब हमारी आंखों के सामने है, जो हमें दिख रहा है, और जो राइट आंसर वो क्या, अनडाइजेस्टेड फूड एंड फ्लूइड मे कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग एंड लिमिट द चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया। कि क्या हो सकता है दोस्तों कि उस दौरान पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है कम, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर कम रहा तो फूड क्या नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो एक तो क्या होगा, पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग होगा। दूसरा, नोजिया और वोमिटिंग होने के कारण पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, एस्पिरेशन हो सकता है, और हम जो एनेस्थीसिया जो देते हैं उस दौरान एस्पिरेशन का क्या हो सकता है, चांस क्या हो सकते हैं दोस्तों, बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना, उसमें हमारी क्या आ जाएंगी दोस्तों, लिमिटेशंस आ जाएंगे कि भाई ये एनेस्थीसिया तो हम नहीं दे सकते, जनरल एनेस्थीसिया तो हम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ हम लोकल एनेस्थीसिया उस दौरान मान लो दे सकते हैं, बाकी के एनेस्थीसिया हम वहां पे नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम एनेस्थीसिया की जो हमारी लिमिट है ना, उसको क्या कर देगा, रोक देगा, हम एनेस्थीसिया नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि अनडाइजेस्ट रहेगा फूड, नोजिया और वोमिटिंग कॉज कर सकता है, जिसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, एस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, लंग्स के अंदर चला जाएगा फ्लूइड। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी क्लास थी, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कराऊंगा क्योंकि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट हुई है हमारी, और काफी इंटरेस्टिंग क्लास भी थी। कि जब किसी भी मदर का एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर अटैच किया जाता है या फिर एनएसटी किया जाता है, कार्डियोटोकोग्राफी किया जाता है, तो एक मात्र प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको मूवमेंट करने से रोका जाता है कि अब ज्यादा हिलो मत, और एक ज्यादा वो चल भी नहीं सकती है, एम्बुलेशन भी नहीं कर सकती है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्या है, नेक्स्ट है कि वेरिएबल डेस्टिनेशन में क्लाइंट की पोजीशन क्या कर देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए, हेड लो पोजीशन कर देनी चाहिए। और कोड प्रोलैप्स के अंदर कौन सी कर देनी चाहिए, ट्रेंडलेनबर्ग या फिर नी चेस्ट पोजीशन, अगर वो भी नहीं दे रखा तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन करके आना। रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के बाद निम्न प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आस्क द असेस करोगे सबसे पहले वेजाइनल इंट्रोइटस को, और दूसरा फीटल हार्ट रेट को असेस करोगे मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद में। दो क्वेश्चन तो ये सेम यही हो गए आज। तो अगर किसी मदर की, अगर कोई मदर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन की बात आती है तथा उसका सर्वाइकल डायलेशन आपने असेस कर लिया, फीटल हार्ट रेट भी देख चुका, तो उसके बाद उस क्लाइंट को नर्स के द्वारा क्या कर देना चाहिए दोस्तों, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जिससे उसकी एंजाइटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नर्स के पास अब यही काम बच रहा है। एम्नियोटोमी के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होता है, जिसके कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं और प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड इफासमेंट होता है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा 1 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ आती है तथा उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन हो गया, फीटल हार्ट रेट चेक हो गई, उसके वाइटल साइन चेक कर दिए, तो उसके बाद में हम कंफर्ट मेजर क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे। नॉन स्ट्रेस टेस्ट या कार्डियोटोकोग्राफी में अगर फीटल हार्ट रेट बेसलाइन से 15 बीट्स पर मिनट 15 सेकंड के लिए अगर बढ़ती है तो उसे हम एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। अगर लेबर के दौरान एक्टिव फेज में स्लो डीप ब्रीथिंग करवानी चाहिए, ट्रांजिशनल फेज में पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग की जाती है, सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि सर्विस के फुल डायलेशन से पहले बेबी के एक्सपेंशन को डिले करने के लिए पेंटिंग ब्रीथिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए। बैक लेबर में पेल्विक रॉक ब्रीथिंग की जाती है। इसके बाद लास्ट जो है उसमें है आपका, अच्छा लिखवाया नहीं है मैंने ना, इसको भी लिख लो, लास्ट को भी लिखो फिर खत्म हो जाएगा। देखो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्लाइंट को एनपीओ रखा जाता है, क्लाइंट को एनपीओ रखा जाता है, एनपीओ रखा जाता है क्योंकि उस दौरान, क्योंकि उस दौरान पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाता है तथा अनडाइजेस्टेड फूड
अनडाइजेस्टेड फूड नोजिया एंड वोमिटिंग करवा सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग करवा सकता है, जिससे एनेस्थीसिया देने में दिक्कत आएगी, एनेस्थीसिया देने में, बिल्कुल हिंदी में लिखवा रहा हूँ, देने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एस्पिरेशन के चांसेज बढ़ जाते। तो अब इस एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिव क्लास के साथ आप जानते हो तो प्रोडक्टिव है या नहीं है, मैं मानता हूँ मेरी तरफ से प्रोडक्टिव है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, काफ़ी सारी इमेजेस भी लाया हूँ मैं। तो इस क्लास के साथ मैं विराम करता हूँ, अगली क्लास में हम मिलते हैं। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।